हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस के चैप्टर 7 के एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन के बारे में। यह हिस्टोरिकल टाइमलाइन आपको कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बताएगी जो इवेंट्स रेनेसांस, रिबर्थ या यूरोपियन सिटीज़ के रिवाइवल में लैंडमार्क इवेंट्स थे। लैंडमार्क इवेंट्स का मतलब है ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट जिन्होंने कुछ बड़े चेंजेस जो है वो सोसाइटी में लाए, ठीक है। और इन्हीं चेंजेस की वजह से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस हुए। तो शुरू करते हैं। द 16th and 17th सेंचुरी टाइमलाइन मीन्स 16th और 17th सेंचुरी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिन इवेंट्स को हम लैंडमार्क इवेंट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। लास्ट वीडियो जो आपने देखा था डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, तो डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपसे डिस्कस करी थी। क्रिश्चियनिटी में कैसे कैसे रिफॉर्म्स हुए, उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम इस वीडियो को ले रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको ईयर वाइज कुछ इवेंट्स बताए गए हैं। तो ये ईयर वाइज इवेंट्स जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो 1516 के आसपास, 1516 के आसपास ये वो टाइम है ऑलरेडी जब रिवाइवल जो है यूरोप का चल रहा है। यूरोपियन रिवाइवल जो है वो इस समय चल रहा है और यूरोपियन रिवाइवल अपने पीक पर है। इटालियन स्टेट्स यानी वेनिस, फ्लोरेंस और जेनोवा नाम के जो शहर हैं, इन शहरों में जो नया कल्चर डेवलप हो रहा था, जिस नए कल्चर को हमने नाम दिया था ह्यूमनिस्ट, ठीक है, ह्यूमनिस्ट। तो ये जो ह्यूमनिस्ट व्यू है, इस ह्यूमनिस्ट व्यू के और ज़्यादा शार्प होने, डेवलप होने में कौन कौन से इवेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला 1516 में थॉमस मोर्स की एक यूटोपिया नाम की एक बुक पब्लिश होती है। थॉमस मोर जो है वो एक बहुत बड़े आप कह दें पॉलिटिकल फिलोसोफर, ठीक है, और स्कॉलर हैं जिन्होंने आगे जाकर ये बुक लिखी यूटोपिया। तो यूटोपिया जो है ये बुक पब्लिश हुई। इसका मतलब बेसिकली यूटोपिया वर्ड का मतलब होता है गुड प्लेस, रहने के लिए एक अच्छी जगह। ये लिटरल मीनिंग हो गया यूटोपिया का। अब यूटोपिया जो उन्होंने लिखी हमारे थॉमस मोर ने, ये बेसिकली एक फिक्शनल जो है वो आप कहते हैं क्रिएशन है ना। फिक्शनल क्रिएशन का मतलब है कि एक आदर्श, एक रहने की अच्छी जगह का मतलब एक ऐसी आदर्श जगह की कल्पना की है थॉमस मोर ने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक फिक्शनल आइलैंड है, ठीक है, जिस फिक्शनल आइलैंड में वहाँ की जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है, दैट कैन बी टर्म्ड एज अ वेरी आइडियल और वेरी गुड प्लेस टू लिव, ठीक है। तो एक ऐसे आइलैंड की, एक ऐसे स्टेट की कल्पना करते हैं, एक ऐसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेटस की कल्पना करते हैं जो आदर्श है, जो रहने के लिए, सभी के रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो ये लोगों के दिमाग में एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत करने वाली चीज़ थी। यूटोपिया बहुत बड़े लेवल पर पॉलिटिकली लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाली थी कि हाउ एन आइडियल सोशल स्ट्रक्चर शुड बी एस्टैब्लिश्ड, किस तरीके से एक आदर्श जो सामाजिक संरचना है उसको स्थापित करना चाहिए, पॉलिटिक्स का क्या रोल होना चाहिए, किस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो रन करना चाहिए, ये सारा कुछ जो है वो यूटोपिया में रखा जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है, कंपाइल्ड किया जाएगा और आगे जाके ये एक तरीके से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन रहा है लोगों का, ठीक है, प्रेरणा का स्रोत बन रहा है लोगों का। चलिए, तो एक तो ये यूटोपिया बुक हुई। उसके बाद अगले ही साल मार्टिन लूथर राइट्स द 95 थीसिस। मार्टिन लूथर के बारे में आपको पिछले वीडियो में जो है वो बताया जा चुका है। मार्टिन लूथर जो है, ही हिमसेल्फ वाज अ मॉन्क, कि अपने आप में खुद एक सन्यासी, एक साधु है, मॉन्क है। और उस ज़माने में जो क्रिश्चियनिटी में और स्पेशली जो कैथोलिक चर्च है आपका, कैथोलिक चर्च में जो करप्शन चल रहा है, इस करप्शन के अगेंस्ट मार्टिन लूथर जो है बहुत बड़े लेवल पर वॉइस रेज करेंगे, ठीक है। और खुद इन्होंने जो विरोध किया उसको इन्होंने क्या कहा, नाम दिया प्रोटेस्टेंट, ठीक है, प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर का बेसिक आइडिया ये था कि हमें ये जो कैथोलिक चर्च के
इंट्रोड्यूस किए हुए कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, इनको मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कस्टम्स, ये रिचुअल्स, ये ट्रेडिशंस बेसिकली जो हैं वो और रिलीजन को स्पॉइल कर रहे हैं आगे। ये एक्चुअल रिलीजन का हिस्सा नहीं थे, ये वास्तविक धर्म का हिस्सा नहीं थे, ये बाद में धर्म में ऐड किए गए हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर फेथ रखे, ठीक है, और जीसस में भरोसा रखे, ठीक है, जीसस में फेथ रखे और बाइबल को पढ़े, सिर्फ बाइबल को फॉलो करे, तो बाइबल को फॉलो करके भी वो क्या है, परफेक्शन तक पहुंच सकता है। और ही कैन कल्टिवेट, ही और शी कैन कल्टिवेट द लव ऑफ गॉड, ठीक है, वो ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को कल्टिवेट कर सकता है। क्लियर है। मार्टिन लूथर किंग ने उस समय जितनी भी करप्ट प्रैक्टिसेस थी पोप की, चर्च की, उन सारी करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक थीसिस लिखी थी, जिसमें विशेषतः उन्होंने इंडल्जेंस वगैरह की जो प्रैक्टिसेस थी उनको बहुत ही आप कह दें अनएथिकल प्रैक्टिस बताया था। इंडल्जेंस क्या है, इसके बारे में हम अपने पिछला वीडियो जो है जिसमें हमने एक्सक्लूसिवली इस टॉपिक को टच किया है, डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, ये जो है ये सारा इंडल्जेंस उसमें कवर है कि इंडल्जेंस बेसिकली होते क्या थे। तो इंडल्जेंस और इसके अलावा टैक्सेबल जो है ना एसेट्स होते थे चर्च के, या टैक्सेबल एसेट का मतलब जिन लोगों पर जो उनके एसेट के आसपास लोग रहते थे उनके ऊपर जो टैक्सेस लगाते थे, तो इन सब के बारे में इसने लिखा है मार्टिन लूथर ने, और उसको हम कहते हैं 95 थेसिस। तो 95 थेसिस भी जो है वो इसी समय प्रकाशित होगी, और 95 थेसिस वाज लाइक एन आई ओपनर, ठीक है, लोगों की आंखें खोलने वाली थी, लोगों को गाइड करने वाली थी, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि एक नए जो परिवर्तन चल रहा था उस परिवर्तन को गाइड करने वाला एक डॉक्यूमेंट था। होपफुली आपको लिंक हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद 1522 में लूथर ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन। लूथर ने बाइबल को वाइड स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, और विशेषतः जो जर्मन चर्चेस का एक मैं कह दूं कि मोनोपोली था, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर रिलीजन को लेके, ठीक है, और जो जर्मन चर्चेस की करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको रेक्टिफाई करने के लिए कह दो, या आप कह दो उनके अगेंस्ट एक तरीके का प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए इन्होंने बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में लॉन्च किया, ठीक है, ट्रांसलेट किया, ताकि लोग बाइबल को पढ़ सकें और बाइबल के प्रति अपनी फेथ को एक्सप्रेस करें, ना कि इन चर्च और चर्च के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पेशली जो करप्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके प्रति, ठीक है। तो 1522 में मार्टिन लूथर बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट करेंगे, और ये जर्मन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटेड बाइबल है वो बड़े लेवल पर स्प्रेड होगी, कॉमन लोगों तक पहुंचेगी, और वो डायरेक्टली धर्म को बहुत अच्छे से जान सकेंगे, और जानने के बाद अपनी डिपेंडेंसी चर्च और पोप के ऊपर कम करते चले जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हो कि प्रोटेस्टेंट जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उसी मूवमेंट को ये आगे बढ़ाना है। 1525 में एक अगला डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये वो समय था जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ टकराव में था, ठीक है। तो इसी दौरान हमारा रिलीजियस सिस्टम जो है वो क्या है यानी कि जो चर्चेस हैं वो जो अननेसेसरी टैक्सेस इंपोज कर रहा है उसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट्स होंगे। क्लियर है। इसलिए ये टाइम है 1525 पेजेंट अपराइजिंग, यानी जर्मनी में इस जमाने में बड़े लेवल पर क्या हुए, विरोध हुए, विद्रोह प्रदर्शन हुए, पेजेंट्स की अपराइजिंग होनी शुरू हुई, ठीक है। 1543 तो ये वो टाइम है 1543 जब एक नया चेंज हुआ साइंस और मेडिसिन के फील्ड में। तो आपको पता है कि भाई जो रिवाइवल है, ठीक है, इस रिवाइवल का मतलब भी था कि अब ह्यूमन सेंट्रिक हो गया था सब कुछ, और इसलिए ह्यूमन सेंट्रिक जैसे जैसे सोसाइटी होती गई लिटरेचर भी वैसा होता चला गया, और अब विज्ञान जो होता था उसमें इंसान के अध्ययन की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा महसूस की जा रही थी, या आप कह सकते हैं कि जो साइंस है उसमें ह्यूमंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी, उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन और बॉडी के बाकी वाइटल पार्ट्स की वर्किंग, ये सारा कुछ जो है वो अब सेंटर ऑफ स्टडी हो गया था। तो एंड्रियस वेसालियस जो है उस समय एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जिन्होंने पहली बार एनाटॉमी को परफॉर्म किया,
और एनाटॉमी को परफॉर्म किया, यानी ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करके ह्यूमन बॉडी के सारे इंटरनल जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी और ह्यूमन बॉडी की जो बनावट है उसकी आंतरिक संरचना है उसको स्टडी किया, इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है, सो एंड्रियस वेसेलियस वाज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए एनाटॉमी में। स्टडी करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट्स निकाली, राइटिंग्स करी, और बाद में इनकी राइटिंग्स की वजह से, इनके रिपोर्ट्स की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। 1559 अगला इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, एंग्लिकन चर्च एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड, क्योंकि अब इंग्लैंड में जो चर्च थे, ठीक है, ये अपने आप कह सकते हो कि जो बदमाशियां हैं, धृष्टताएं हैं ना, उसकी सीमाएं पार करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो चर्च के बारे में आपको पता ही है कि चर्च जो है वो किस लेवल पर करप्ट था, और चर्च का करप्शन जो है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं यानी राजा वगैरह हैं इनको भी चैलेंज कर रहे थे। तो करप्शन तो था ही, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप, तो इनकी डे टू डे फंक्शनिंग पे भी इंटरफेरेंस हो रहे थे, हस्तक्षेप होते चले जा रहे थे। और इंग्लैंड के राजाओं को, फ्रांस के राजाओं को ये पसंद नहीं था। तो फ्रांस में तो हो गई सही, बेसिकली इंग्लैंड में पहली बार, यहाँ पर आपको याद होगा कि इंग्लैंड में जो उस समय स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक नए व्यू को प्रस्तुत किया कि चर्च की जो फिस्कल और जस्ट जुडिशियल अथॉरिटीज़ आ रही हैं, बेसिकली किससे निकल के आ रही, ये आ रही डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन से। यानी बहुत पहले रोमन साम्राज्य का जो राजा था, सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, वास्तविकता में इसी ने क्या किया था, चर्च को जुडिशियल और ये जो फिस्कल या फाइनेंशियल पावर्स हैं ये दिए थे। तो अब राजा चाहे तो उनको ऑब्वियस ही बात है विड्रॉ भी करा सकता है आगे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए चर्च की सारी संपत्तियां जो है वो टैक्सेबल करार दे दी जाएंगी। सारी संपत्तियों का मतलब जो भी एक्स्ट्रा संपत्ति होती थी चर्च की उसको टैक्सेबल करार दे दिया गया। ठीक है, चर्च को पॉलिटिकल स्फीयर में, राजनीतिक डोमेन में इंटरफेयर करने से रेस्ट्रिक्ट किया गया, और पोप के जो राइट्स हैं जुडिशियल और जो ये आपके फाइनेंशियल राइट्स हैं इनको भी छीन लिया गया, उससे डिप्राइव किया गया। और आपके जितने भी इंग्लिश चर्च थे, ठीक है, यहाँ पे एंग्लिकन चर्च से मतलब है जितने भी इंग्लिश चर्च थे, ठीक है, इंग्लैंड के, वो सारे के सारे चर्च जो है वहाँ पर ऑफिशियली किंग और क्वीन जो है वो हेड के तौर पर डिक्लेयर किए गए। मीन्स अब कौन होगा ब्रिटिश या इंग्लिश चर्चों का प्रमुख, राजा या रानी। 1569 में अगला लैंडमार्क इवेंट है गेराडस मर्केटर, ही प्रिपेयर सिलेंड्रिकल मैप ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पहली बार आगे देखोगे कि अब सिलेंड्रिकल मैप जो है वो अर्थ का प्रेजेंट होगा, प्रिपेयर होगा, जो हेल्प करेगा आगे की जो सी वॉयजेस हैं इनको फैसिलिटेट करने में। क्योंकि पहले जो आपके मैप बना करते थे वो मैप आपके जो बाइबल है, और जो मैं कह दूं कि उस समय क्रिश्चियन जो लीडर्स हैं उनके हिसाब से उनका दृष्टिकोण चूंकि था कि पृथ्वी चपटी है, इसलिए पृथ्वी चपटी है तो आप एक निश्चित दिशा तक यात्रा करें और उसके बाद तो बड़ा मुश्किल है। तो जो मैपिंग वगैरह भी की जाती थी वो एक लॉन्ग टर्म या लॉन्ग विजन या डिस्टेंट विजन को ध्यान में रख के नहीं की जाती थी, है ना, एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड टेरिटरी की ही मैपिंग होती थी, और उसमें भी यही कंसेप्ट था कि पृथ्वी तो चपटी है तो अब आगे क्या, और पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं था। लेकिन ये वो समय था जब धीरे धीरे ज्योग्राफिकल रिसर्च होने शुरू हो जाएंगे, और तमाम जो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया के हमारे जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, इन स्कॉलर्स के नॉलेज को भी कंबाइन करके ये हमारे जो गेरार्डस है इसने सिलेंड्रिकल मैप प्रेजेंट किया अर्थ का। इसी मैप को इस्तेमाल करके अब आगे और समुद्री यात्राएं होंगी और यूरोपियंस का नए देशों की तरफ सफ़र करना शुरू होगा। ये मैप और अभी इंप्रूव होता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर 1582 में अगला लैंडमार्क चेंज आया जो आज तक अभी कंटिन्यू है। ठीक है, वो कौन सा चेंज था? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों पड़ा? क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो था वो था पोप ग्रेगरी 13। तो पोप ग्रेगरी 13 जो है इसने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था ग्रेगोरियन कैलेंडर को। इसे न्यू स्टाइल ऑफ कैलेंडर भी कहा गया था उस जमाने में जब ये बन के आया था, और आज भी यही कैलेंडर जो है वो क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, न्यू स्टाइल कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर।
इसके पहले ओल्ड स्टाइल कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता था। ओल्ड स्टाइल कैलेंडर जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली क्या है, वो आपका जूलियन कैलेंडर भी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम भी जूलियन कैलेंडर इसलिए है क्योंकि इसको सबसे पहले जो है वो बनवाया था या बनाया था एक तरीके से, याद होगा आपको, जूलियस सीजर। ठीक है, तो जूलियस सीजर का नाम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना हुआ है। जूलियस सीजर ये राजा हुए थे, ठीक है, रोम में। तो जूलियस सीजर ने इसको डेवलप किया था, डेवलप करवाया था एक्चुअली। तो उन्हीं के नाम पर उसे जूलियन कैलेंडर नाम रख दिया गया और बाद में फिर इसको रेक्टिफाई करके और इसमें चेंजेस करके न्यू स्टाइल ऑफ कैलेंडर बना, जिसे हम ग्रेगोरी कैलेंडर भी कहते हैं। ये लूनर साइकिल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, सूर्य की जो के दिन हैं उनके ऊपर बेस्ड है और सूर्य के मूवमेंट के हिसाब से। सूर्य के मूवमेंट का मतलब जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं, है ना, तो उनके मूवमेंट और उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो डे और नाइट्स होते हैं, जो पैटर्न चेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से बनाया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसी के ऊपर बेस्ड है। और इसके अलावा जो आज मॉडर्न जो आप 365 दिनों का एक डिवीजन करते हैं साल भर का, कि साल में बेसिकली कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो ये जो मेजरमेंट है वो आपका यहीं आएगा। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 1628 में मेडिसिन के फील्ड में कुछ और डेवलपमेंट हुए। अब ये सारे जो डेवलपमेंट है, देखो ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, या मैं कहूँ कि क्यों हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एटलीस्ट, है ना। तो मैं थोड़ा सा हर एक टाइम का एक आपको एक हल्का सा आइडिया भी देता चला जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, मतलब एक एक लाइन ही अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बट उतना ऑब्वियस ही बात है हमारे काम का भी नहीं है। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है इन डेवलपमेंट्स को स्टडी करना, क्योंकि यही साइंस फील्ड, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, है ना, इनके फील्ड के जो डेवलपमेंट्स हैं, यही डेवलपमेंट्स क्या हैं, ह्यूमनिस्टिक व्यू को और आगे लेके जा रहे हैं, उस रेनेसांस को, उस पुनर्जागरण या रिवाइवल को और कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की सोच को अब डार्क पीरियड से मॉडर्न फेज की तरफ लेके आ रहे हैं। सो साइंस के फील्ड में बहुत बड़े लेवल पर, रिमार्केबल लेवल पर चेंजेस हुए। और आपने देखा कि अभी जो वेसेलियस था, एंडियस वेसेलियस, जिसने एनाटॉमी स्टडी करी थी, उसने आगे और थ्रस्ट दिया, लोगों को और मोटिवेट किया बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए। और उन्हीं में से एक पर्सन है जिनका नाम है विलियम हार्वे, जो उस जमाने में पहली बार क्या करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ही लिंक्स द हार्ट विद द ब्लड सर्कुलेशन। इन्होंने बाकायदा विलियम हार्वे को ही क्रेडिट दिया जाता, ध्यान रखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन की खोज करने का। ही इज क्रेडिटेड टू डिस्कवर द ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, विलियम हार्वे को जाता है। तो हाउ द हार्ट फंक्शंस, हृदय किस तरीके से काम करता है, हाउ इट पंप्स द ब्लड, कैसे वो ब्लड को, रक्त को पंप करता है पूरे शरीर में, ये सारा ज्ञान जो है वो किसमें चर्चा किया गया है, वो चर्चा किया गया है मतलब किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा चर्चा किया गया है। और आगे जाकर इसने ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी के स्टडी को और थ्रस्ट दिया और वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनको और अच्छे से स्टडी किया जाने लग गया। क्लियर है? साथ ही साथ अब आपका मेडिसिनल साइंस वगैरह में भी ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गन्स के बारे में पता चलेगा, वैसे वैसे उनसे रिलेटेड डिजीजेस, उनसे रिलेटेड डिफॉर्मिटीज जो हैं उनको भी ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है? फिर 1673 में जब ये डेवलपमेंट 1628 में हो गया, तो 1673 में एक लंबे अंतराल के बाद एक नया डेवलपमेंट हुआ, एकेडमी ऑफ साइंसेस सेटअप इन पेरिस। तो आपको पता होगा कि इस तरह से ब्रिटेन और फ्रांस, इन सब में साइंस के डेवलपमेंट में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए जाते थे, जो भी नए रिसर्च होते थे, उनको पब्लिश कराने के लिए सोसाइटी बनी थी इंग्लैंड में, रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, याद होगा आपको। क्लियर है? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ जो लंदन है, बेसिकली रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में कोई भी पर्सन जब रिसर्च करेगा, कोई पर्सन जब किसी भी नए नतीजों पे पहुंचेगा, तो वो अपने विचारों को साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने कैसे रखेगा, थ्रू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। अपने रिसर्च पेपर्स को सबमिट करके, डिबेट और डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करके वो अपने एक नए कंसेप्ट को स्टैब्लिश करेगा। तो जब तक उसको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के अप्रूवल्स नहीं मिलते थे, सब कंसेंसस के साथ एग्री नहीं होते थे, ड्रॉबैक्स और सारे जो भी पॉजिटिव, प्रॉज एंड कॉन्स, नेगेटिव सब कुछ है वो देख नहीं लेते थे, तब तक उसी की तर्ज में फ्रांस में आगे जाके एकेडमी ऑफ साइंसेस का डेवलपमेंट होगा।
उसी के और आगे डेवलपमेंट में हम चलें तो आइजैक न्यूटन्स ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका नाम की बुक पब्लिश करी। आइजैक न्यूटन्स अब तक बहुत आगे बढ़ चुके थे साइंस और मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी के फील्ड में, क्योंकि जिन्होंने कोपरनिकस, जिन्होंने ये सफ़र शुरू किया था, कोपरनिकस तो अपने ज़माने में ऐसे ही चले गए बिना नई थ्योरी को पब्लिश किए या नई थ्योरी को एस्टैब्लिश किए। हालांकि उन्होंने थ्योरी एस्टैब्लिश कर दी थी, बट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ चर्च के फियर के चलते उन्होंने इसको पब्लिश नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, कोपरनिकस ने, ठीक है। इसलिए आगे जाके वो सारी चीज़ें पब्लिश होंगी और ये सब चीज़ें जो है वो व्यक्ति के जो ह्यूमनिस्टिक व्यू है, ठीक है, उस ह्यूमनिस्टिक व्यू को और ज़्यादा मजबूत कर रही हैं और मटेरियल क्रिएशन, मटेरियल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ लोगों का जो रुझान है उसको और मजबूत और कर रही हैं और उसको और बढ़ाते चली जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन हो गई। मैं चाह रहा था कि बस आपको आइडिया लग जाए कि ईयर वाइज कौन कौन से ऐसे लैंडमार्क इवेंट हुए जिन्होंने उस रेनेसांस को, उस रिवाइवल को एक तरीके से थ्रस्ट दिया। तो ये यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं और इसके बाद एक इसी चैप्टर के अगले वीडियो की तरफ चलेंगे, ठीक है, जिसमें हम और अन्य पहलुओं को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कोपरनिकस की थ्योरी, और कोपरनिकस की थ्योरी के साथ साथ हम मॉडर्न ट्रेडिशनल व्यूज़ को भी देखने वाले हैं कि साइंस को लेके रिलीजन का क्या व्यू था। यानी ये जो रिवाइवल का मूवमेंट चल रहा है, इस रिवाइवल के मूवमेंट के लगभग हम एंड पोर्शन तक आ चुके हैं। और अभी तक आपने देखा कि मिडिवल टाइम पे जो फ्यूडलिज्म था, उस फ्यूडलिज्म में रिलीजन लोगों की पर्सनल लाइफ में तो डोमिनेटेड था ही, लेकिन उसके साथ साथ साइंटिफिक थ्योरीज, साइंस और रीजन, लॉजिक, इनके ऊपर भी रिलीजन डोमिनेट था। डोमिनेट होने का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ लॉजिकली डिस्कस करना चाहेंगे तो उस लॉजिक का बेस होना चाहिए रिलीजन, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को एग्जामिन करना चाहेंगे तो वो भी आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें। क्या ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जो है वो बना तो कैसे बना, क्या ये यूनिवर्स जो है वो जियोसेंट्रिक है, हेलियोसेंट्रिक है, यानी कि सोलर सिस्टम में सन सेंटर में है, पृथ्वी सेंटर में है, पृथ्वी गोल है, चपटी है। ये तमाम तरीके के जो जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल और साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशंस थे, ये भी चर्च की तरफ से आते थे। ऑब्जर्वेशन शब्द अगर मैं कहूँ तो ऑब्जर्वेशन तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सारे कुछ एक ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से आ रहे थे। इनके ऊपर कोई एक ठोस, कोई एक सॉलिड काम नहीं किया गया था, एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए थे। लेकिन बाद में कोपरनिकस ने सबसे पहले इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके चर्च के सामने रखने की कोशिश की। हालांकि कोपरनिकस इस बात से डर रहा था कि उसे चर्च जो है वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, और हुआ भी यही, चर्च उसे एक्सेप्ट ऑब्वियस सी बात नहीं करेगा। और यही रीज़न था कि शायद कोपरनिकस के समय में एक्चुअली उसने अपनी चीज़ों को पब्लिश किया ही नहीं, उसने जो कुछ भी लिखा अपने वर्क्स को पब्लिश किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि चर्च उसके कामों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बाद में फिर उसके स्टूडेंट्स और फिर बाद में इवन गैलीलियो के साथ क्या हुआ ये दुनिया जानती है कि चर्च ने गैलीलियो को कितना परेशान किया, है ना। गैलीलियो के अगेंस्ट जो है वो कितने डिक्रीज़, कितने ऑर्डिनेंस, कितने जो आप कहेंगे कि, है ना, जैसे फतवा जारी किया जाता है किसी इंसान के प्रति, वैसे ही कुछ ऐसे ऑर्डर्स इशू किए गए चर्च के प्रति, है ना। तो ये सारा कुछ जो है, ये विज्ञान किस तरीके से धर्म को देखता था, या आप कह दो कि धर्म किस तरीके से विज्ञान को देखता था। क्योंकि विज्ञान तो अपने आप में क्या है, विज्ञान का मतलब ही है एक ऐसा ज्ञान जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है, बिना एक्सपेरिमेंट्स के, बिना ऑब्जर्वेशंस के, प्रायोग और परीक्षण, ठीक है, या मैं कह दूं एक ऐसा ज्ञान जो प्रायोगिक परीक्षणों के ऊपर आधारित है, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आधारित है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते और एक्सपेरिमेंट से मिले हुए डेटा को ऑब्जर्व नहीं करते और उसके बाद उस डेटा के ऑब्जर्वेशंस की ऑथेंटिसिटी को चेक नहीं करते, तब तक आप रिजल्ट में नहीं पहुँचते हैं विज्ञान में। और विज्ञान इसीलिए प्रयोग पर रिलाई करता है कि वो उसके बाद प्रयोग करने के बाद एक ऐसी चीज़ देता है जो आपके लिए क्या रहती है कि व्यवहारिक रहती है, कि हाँ ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने लायक है, इस चीज़ की एप्लीकेबिलिटी है। क्लियर है। तो उस ज़माने में आपके पास ना मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स थी, ना इतने इंस्ट्रूमेंट्स थे, और ना इतना लॉजिकल सोचने वाला एक वर्ग था, क्योंकि हर एक व्यक्ति विशेष को धर्म ने अपने चंगुल में लिया हुआ था।
और ये जो रेनेसांस का टाइम पीरियड चल रहा है, पुनर्जागरण, रिवाइवल, रिबर्थ का जो समय चल रहा है, इस समय में हर एक वर्ग जो है उसको अब तर्क, कारण, रीजन, लॉजिक और इसके अलावा ह्यूमन सेंट्रिक व्यू की तरफ बढ़ने के लिए प्रमोट किया जा रहा है ना। इसलिए अब जो नया विज्ञान है, ये विज्ञान भी इंसान अपने तरीके से देखेगा। अपने तरीके का मतलब अब इंसान धर्म को हटाकर विज्ञान को देखने की कोशिश करेगा, उसमें तर्क को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसमें प्रश्न करेगा और प्रश्न के द्वारा फिर उसके सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा। पूरा हमारा जो ये वीडियो है आज का कि कोपरनिकन रेवोल्यूशन क्या थी, कोपरनिकस ने किस तरीके से क्रांति लाई इस फील्ड में, किस तरीके से वो पुराने जो नोशंस थे, ठीक है, उन पुराने नोशंस को चेंज किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक अर्थ का स्फेरिकल स्ट्रक्चर दे रहा है वो, ठीक है, तो अर्थ का स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, जियोइड है अर्थ, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी क्लियर तो हो रहा है ना कि हाँ अर्थ इस तरीके से है। इसके बाद पुराना जो हमारा एक प्रचलित ज्ञान था जिसे जियोसेंट्रिक कहा जाता था, जियोसेंट्रिक और जियोस्टैटिक थ्योरी कहा जाता था, ठीक है, तो हम अभी चर्चा करते हैं कि जियोस्टैटिक और जियोसेंट्रिक में क्या डिफरेंस था, क्यों इसे फिर बाद में कोपरनिकस ने कह दिया कि नहीं भाई जियोसेंट्रिक नहीं है, हेलियोसेंट्रिक है, और जियोस्टैटिक नहीं है, जियोकाइनेटिक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरीज जो है वो आने वाले नोशंस को, आने वाले ओपिनियंस को चेंज करने वाली है। शुरू करते हैं हम इस जर्नी को, कोपरनिकस की जर्नी को, ठीक है। द क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज अ सिनर वॉज क्वेश्चन फ्रॉम अ इंटायरली डिफरेंट एंगल बाय द साइंटिस्ट्स। जैसे जैसे आपके ह्यूमनिस्ट व्यू का विकास होता चला गया, ये ह्यूमनिस्ट व्यू जो है ये अब इंसान के एग्जिस्टेंस को एग्जामिन करने के लिए आगे बढ़ा। मनुष्य का जो अस्तित्व है, वास्तविक अस्तित्व है, क्या वो वही है जो हमारे जो क्रिश्चियन मिशनरीज, हमारे जो पोप, हमारे जो क्लर्जी बता रहे हैं वो, ठीक है, या फिर कुछ और भी है। तो इस तरीके से इस नए एग्जिस्टेंस में अपनी स्थिति को, अपने सम्मान या अपने इमेज को तलाशने की कोशिश की गई कि वास्तविकता में मनुष्य का एग्जिस्टेंस क्या है, क्या सच में इंसान वही है जो चर्च कहता था। क्योंकि पुराने क्रिश्चियन नोशंस, पुरानी क्रिश्चियन मान्यताएं जो है वो क्या कहती थी, मनुष्य को एक, मैंने कई बार वीडियोस में डिस्कशन किया, मनुष्य को एक सिनर की तरह, एक पापी की तरह देखती थी और सिर्फ चर्च के सहारे, उनके कस्टम्स, रिचुअल्स के सहारे, उनके जो प्रार्थनाओं के सहारे उनका जो शुद्धिकरण होगा, इस शुद्धिकरण के बाद ही वो व्यक्ति हेवन में ईश्वर के प्रति जवाबदेह हो पाएगा, हेवन में उसे एंट्री मिल पाएगी और वो वहाँ पर आंसर करने लायक होगा। अदरवाइज इसके अलावा मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से क्या है, एक सिनर ही है और उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस लाइफ में, जो भी उसको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स झेलने पड़ रहे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दोज प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ दैट दिस आइडेंटिटी ऑफ सिनर, और आप कहते हैं बिकॉज ऑफ द सिंस ही और शी हैज़ कमिटेड। कभी भी कमिट किया हो इस लाइफ में या उसके प्रीवियस लाइफ में, जब वो अपने सिंस कमिट किया होगा या की होगी, तो उन्हीं सिंस के कमिट करने की वजह से, उन्हीं पाप के कमिट करने की वजह से आज उसके वो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें आप देखो कि होता ये था कि जो फियर, टूल ऑफ फियर जो है ना, इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता था चर्च, लोगों की साइकोलॉजी, लोगों की मेंटालिटी को धर्म की तरफ मोड़ने के लिए। क्लियर है? जबकि जीसस क्राइस्ट ने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जीसस क्राइस्ट इसके बजाय प्रेम को तवज्जो ज़्यादा देते थे, ठीक है ना। और आपको वो फेमस बातें तो पता ही होंगी कि हेट द सिन नॉट द सिनर, है ना। तो पापी से आप थोड़ी देर के लिए ना घृणा करें, पाप से ज़रूर करें, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को कि क्या इंसान सिनर है, और सिनर है तो किस लेवल पर, इंसान का जो इंटरैक्शन है नेचर के साथ, उसके बारे में स्टडी शुरू हुई और विज्ञान इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं, ये वैज्ञानिक अब इंसान और उसके सराउंडिंग्स के अध्ययन और स्टडीज़ पर इंटरेस्टेड होने लग गए, ठीक है। चलिए अब इन्हीं वैज्ञानिकों के अध्ययन को
आगे सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि उस ज़माने में अगर कोई वैज्ञानिक है जिसने आगे बढ़ाया, या किसी भी वैज्ञानिक के आप कह दें कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम प्रेजवर्दी कह सकते हैं, तो वो है कोपरनिकस। ठीक है, सो कोपरनिकस जिसका टाइम पीरियड है 1473 से 1543, और मार्टिन लूथर को तो आप जानते हैं, मार्टिन लूथर एक मॉन्क है, उसी के कंटेम्प्रेरी है। ठीक है, कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने धीरे से इस चीज़ को सर्च करना शुरू किया। क्लियर है कि क्या ये सिचुएशन जो हमें बताई जा रही है, क्या ये सिचुएशन बिल्कुल सही है, और जितने भी चर्च के क्लेम्स हैं हमारे फिज़िक्स को लेके, हमारी ज्योग्राफी को लेके, क्या वो सारे क्लेम्स सही हैं। क्लियर है। तो शुरुआत में जो ज्ञान प्रस्तुत किया गया उन ज्ञानों में ये था, ये ट्रेडिशनल जो व्यू था उनकी बात मैं बता रहा हूँ, उन ज्ञानों में ये बेसिकली था, ट्रेडिशनल ज्ञानों में, कि जो पृथ्वी है दैट इज जियोस्टैटिक। अब जियोस्टैटिक का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्टेशनरी है, यानी स्थिर है। ठीक है, पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है और स्टेशनरी है। और ये स्थिर क्यों है? क्योंकि पृथ्वी एक सिंफुल प्लेस की तरह रिगार्ड की गई है। पृथ्वी एक ऐसे पापमय जगह के तौर पर दिखाई गई है जो पाप के हैवी बर्डन, क्योंकि आप सब यानी जो मनुष्य है वो सिनर है, और वो जो कुछ भी सिंफुल एक्टिविटी करता है उस सिंफुल एक्टिविटी के बर्डन की वजह से पृथ्वी जो है वो स्थिर है, जियो स्टेशनरी है। क्लियर है। और पृथ्वी इमोबाइल हो गई है। ठीक है, इमूवेबल हो गई है, यानी कि पृथ्वी जो है वो चल नहीं पा रही है, पृथ्वी मूव नहीं कर पा रही, इमूवेबल हो गई है। ठीक है, क्लियर है। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो एक तो ये जियो स्टेशनरी वाला ओपिनियन हो गया। जियो स्टेशनरी ओपिनियन के साथ साथ दूसरा ओपिनियन उस समय जो बहुत फेमस था वो था जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक। ठीक है, द वर्ड जियो, यहां पर जियो शब्द का साफ मतलब है अर्थ। ठीक है, जियो शब्द से मतलब है अर्थ से, जियो का मतलब हो गया अर्थ, जियो से मतलब है हमारा पृथ्वी से, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो जियो स्टेशनरी या जियो स्टैटिक का मतलब है, स्टैटिक का मतलब समथिंग विच इज स्टडी, जो रुका हुआ है। ठीक है, विच इज नॉट मूवेबल, जो मूव नहीं कर रहा है, नॉट मूवेबल। ठीक है, तो इस तरीके से जियोस्टैटिक मतलब अर्थ जो है वो एक जगह पर स्थिर है। और यह बात वैज्ञानिक तौर पर अगर मान ली जाए तो ठीक है कि पृथ्वी स्थिर है, उस जमाने की बात की जाए पृथ्वी स्थिर है, क्योंकि ठीक है चलो आपको मूवमेंट का समझ में नहीं आ रहा था तो आप कह सकते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ मूव हो नहीं रहा, ऐसा लग नहीं रहा घूमता हुआ कुछ, तो कह सकते हैं कि हम जहाँ पर रह रहे हैं पृथ्वी में, जिस जगह पर रह रहे हैं अर्थ में, दैट इज स्टेशनरी, वो स्थिर है। ठीक है, लेकिन आप उसके पीछे लॉजिक क्या लगा रहे थे, उसके पीछे जो रीजन आ रहा था रिलीजन में वो ये आ रहा था कि पृथ्वी इसलिए इमोबाइल है, इमूवेबल है, क्योंकि पृथ्वी एक सिंफुल प्लेस है और वो सिंफुल एक्टिविटीज के बर्डन की वजह से, ठीक है, इमूवेबल हो चुकी है। और इसके साथ ही दूसरी थ्योरी जो है वो है जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है? तो जियोसेंट्रिक, यहाँ पे भी वही हम लॉजिक निकाल लेंगे, सिंपल सा, जियो का मतलब अर्थ है और सेंट्रिक का मतलब इन सेंटर, यानी अर्थ इज इन सेंटर। तो क्या कह रहा है चर्च? द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है। ठीक है, अराउंड विच मूव द सेलेस्टियल प्लैनेट्स, और इसके अलावा जितने भी आकाशीय पिंड हैं, इसके अलावा जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं, दे ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, तो कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि मान लो अभी आपको पता है कि यहाँ पर सन है, ठीक है, और सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, मगर जो हमारा पुराना चर्च है, ये चर्च किस थ्योरी को यहाँ पर प्रपोज कर रहा है कि एक्चुअल में हमारी जो पृथ्वी है ये सेंटर पर है यूनिवर्स के, और इसके चारों तरफ बाकी के जो प्लैनेट्स हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब वो पाथ कैसा है, ये सब कुछ इतना नॉलेज तो अभी तक नहीं आ पाया था। ठीक है, लेकिन हाँ ये क्लियर हुआ कि जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक का मतलब पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, जियो का मतलब है यहाँ पर अर्थ से, तो अर्थ जो है वो हमारी कहाँ पर है? सेंटर पर है, और बाकी ऑब्जेक्ट्स, बाकी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सो दिस इज कॉल्ड जियो सेंट्रिक थ्योरी।
और दूसरा ये भी कहा गया कि अर्थ अपनी जगह पर स्टडी है, ये हमेशा स्टडी रहती है, ये हमेशा स्थिर रहती है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रही। तो इसी थ्योरी को क्या कह दिया गया, जियोस्टैटिक थ्योरी, ठीक है। तो जियोस्टैटिक और जियोसेंट्रिक थ्योरी ये दो थ्योरीज हैं जो चर्च के तरफ से फॉरवर्ड की जा रही हैं कि इस तरीके से हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो काम करता है। क्लियर है। अब कोपरनिकस ने इन पर रिसर्च करना शुरू किया और कोपरनिकस ने रिसर्च करके इसमें एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था जे रेवोल्यूशनिबस, ठीक है, मीन्स द रोटेशन ऑफ द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। क्लियर है। तो बुक का नाम है दी रेवोल्यूशनिबस और इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं, ये चूंकि है ना उस समय की भाषा लैटिन ग्रीक और इन्हीं के सम्मिश्रण से बना हुआ है तो इसलिए यह इस रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है द रोटेशन ऑफ द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। डी रेवोल्यूशनिबस का मतलब होता है कि आकाशीय पिंड जो है वो उनका परिक्रमण, उनका जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, परिक्रमण है। क्लियर है। चलो, अब इस बुक में कोपरनिकस ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस शेयर करे डी रेवोल्यूशनिबस में। और ये बुक जो है आप ध्यान रखिएगा कि शुरू में तो इस बुक को कोपरनिकस ने ही बिल्कुल क्या किया, छुपा के रखा, क्योंकि कोपरनिकस को पता था कि अगर ये बुक बाहर गई और चर्च को पता चला कि इस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ आजकल, तो चर्च जो है वो आप समझ लो, है ना, क्योंकि चर्च के पास जुडिशियल पावर भी है ना, जुडिशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर है। तो चर्च अपने आप में राजा के पैरेलल जो है वो एक रूलिंग सिस्टम की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए अब जो कुछ भी मैंने अर्थ के रोटेशन और रेवोल्यूशन से रिलेटेड नॉलेज एक्वायर किया है, ठीक है, वो मुझे दबा के रखना होगा। क्लियर है। और इस बुक में हमारे जो कोपरनिकस साहब हैं, इन्होंने नई थ्योरी प्रपोज करी जिस थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। और दूसरा इनका जो अर्थ का नोशन था, अर्थ का कंसेप्ट था, वो जियोकाइनेटिक थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती थी कि पृथ्वी जो है वो केंद्र पर है और बाकी सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन हमारे कोपरनिकस क्या कह रहे हैं, हेलियोसेंट्रिक। हेलियो का मतलब होता है सन, ठीक है, तो हेलियो का मतलब होता है सन और सेंट्रिक का मतलब होता है इन सेंटर, ठीक है, मीन्स सन इन सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है, तो उसमें हमने पहले में क्या पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी जो थी वो सेंटर में थी, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई, सन जो है वो सेंटर पर है और सन के अलावा जो है वो बाकी सारे लोग जो हैं, यानी सारे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सन के चारों तरफ यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है। तो ये जो थ्योरी है इसी को क्या नाम दिया गया बाद में, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है, सन इज इन सेंटर और बाकी जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने इसमें एक और चीज बताई, क्या चीज बताई, जियोकाइनेटिक। मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, वो खुद भी चूंकि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूम रही है, ठीक है। तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस ऑन द डेली बेसिस। पृथ्वी अपनी जगह पर डेली बेसिस में, ठीक है, रोजाना के आधार पर, डेली बेसिस के आधार पर मूव करती है। और इसके साथ साथ वो सूर्य के चारों तरफ ईयरली बेसिस पर, मतलब पूरा अपना जो रेवोल्यूशन है उसको कवर करती है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन ज्योग्राफी में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के, इन सारे कंसेप्चुअल अप्रोचेस को जो है वो अब शुरू किया जा रहा था। यानी अब विज्ञान जो है इनको सही तरीके से एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा था, सही तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। चर्च ने किस तरीके से इस्टेब्लिश करा था वो आपने देख लिया और कोपरनिकस ने किस तरीके से इस्टेब्लिश किया वो आपने देख लिया, ठीक है। चलो, तो इसीलिए क्योंकि ये थ्योरी इन्होंने जो जियोकाइनेटिक और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी इन्होंने पुट फॉरवर्ड करी कोपरनिकस ने अपने बुक डी रेवोल्यूशनिबस में, इसी वजह से, क्योंकि इनको पता था कि ये जो थ्योरी है ये तो चर्च के उलट थ्योरी है और अब अगर ये थ्योरी जो है पब्लिक डोमेन में जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो फिर बहुत बड़ा मतलब
संकट खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। इसलिए इन्होंने अपनी बुक को कभी भी प्रिंट होने के लिए भेजा ही नहीं, इन्होंने अपनी थ्योरीज को, अपने बुक को प्रिंट होने ही नहीं दिया। इन्होंने अपने जो रिसर्च वर्क हैं उनको अपने तक ही सीमित रखा। बाद में जब वो अपनी डेथ बेड पर थे, डेथ बेड का मतलब है कि जब वो अपनी मृत्युशैया पर थे, जब वो अपने आखिरी दिनों में थे, ठीक है, तो उन्होंने अपनी ये जो किताब है डी रेवोल्यूशनिवर्स वो अपने एक फॉलोअर को दी जिसका नाम था जैकिम रैटिकस, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बुक अपने फॉलोअर को दी तब उस फॉलोअर ने इस बुक को अच्छे से पढ़ा, ठीक है, और ऑब्जर्व किया, क्लियर है, थ्योरी को अच्छे से समझने की भी कोशिश की, और समझने के बाद फिर जब इनको समझ में आया, ठीक है, इनके फॉलोअर को, कि यार ये जितनी भी बातें हमारे कोपरनिकस साहब ने की थी ये बातें तो बिल्कुल सही हैं, और ये बातें सिर्फ सही नहीं हैं, प्रैक्टिकल हैं और ऐसा ही है, क्लियर है। तो उन्होंने उस बुक को पब्लिश होने के लिए दिया और वो बुक आगे थोड़े से मतलब आगे स्प्रेड भी होगी, उस नॉलेज को वो स्प्रेड होने के लिए भेजेंगे। हालांकि चर्च अब पावरफुल तो है ही, आपको पता है, ठीक है। तो कई सारे लोग भरोसा नहीं मानेंगे क्योंकि उस जमाने में जो इस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट थे उन एस्टैब्लिश्ड कंसेप्ट्स को ही लोग आगे लेके जाते थे। और विशेषता इवन हमारा जो नया वर्ग था, व्यापारी वर्ग, मर्चेंट वर्ग, ये भले ही साइंस और जो हमारे आर्टिस्ट और आर्किटेक्चर्स और इवन ये जो नया उभरता वर्ग है, इसको ये शेल्टर तो दे रहे थे, बट इतने बड़े बड़े आइडियाज़ को डाइजेस्ट करना भी सबके बस की बात नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारे लोग सारे बाहर ही हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट ही कर रहे थे, पर वो कुछ ही लोग थे, वो गिने चुने लोग थे जो इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे। और कोपरनिकस के पूरे आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने में अभी लोगों को बहुत समय, लंबा समय लगने वाला है, ठीक है। और वो भी कब, जब कई सालों बाद, ठीक है, इसमें और रिसर्च हुए, ठीक है, लगभग हाफ सेंचुरी, लगभग 50 सालों के बाद जब इसमें और रिसर्च हुए, ठीक है, और धीरे धीरे ये जो कंसेप्ट है पृथ्वी और स्वर्ग, है ना, इनके बीच की जो खाइयां हैं ये पटनी शुरू हुई, ठीक है ना। द डिफरेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ वॉज ब्रिज्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे आप कहें कि स्कॉलर्स आएंगे, फिलोसफर्स आएंगे जिन्होंने ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में, अर्ली डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। स्पेशली जो कैप्लर हैं, कैप्लर का जो प्लेनेटरी सिस्टम है और प्लैनेट्स के बारे में कैप्लर की जो थ्योरीज हैं, आपको ही पता है, ठीक है, ये सब बचपन में आपने पढ़ी ही होंगी, ये सब कभी ना कभी कैप्लर की थ्योरीज आपके सिलेबस का हिस्सा रही हैं, ठीक है। तो कैप्लर का ज्योग्राफी में, और आप कह सकते हैं कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी तो नहीं कह सकते हैं, वो ज्योतिषी और उसमें चला जाएगा, लेकिन हाँ आप ज्योग्राफी में कह सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में जो प्लानिटरी सिस्टम है हमारा, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मूवमेंट है हमारा, इसके बारे में कैप्लर की थ्योरीज जो हैं वो इस बात को अब फ्यूटाइल बना रही थी, इस बात को जो है दरकिनार कर रही थी कि हेवन जो है वो एक अलग ही जगह पर है और उसको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास धीरे धीरे क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस आने लग जाएंगे और उन बड़े मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू आप अपने आसपास के जो सेलेस्टियल एरिया है, आकाशीय क्षेत्र है, ब्रह्मांडीय क्षेत्र है, उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे। और इसके साथ साथ और जब डेवलपमेंट हुए, गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप के थ्रू उसको स्टडी किया, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको स्टडी किया, है ना, और कोपरनिकस की जो थ्योरी है, उस कोपरनिकस की थ्योरी को क्या किया, लगभग जब सही सिद्ध कराया। इवन आपको पता है कि गैलीलियो को किस लेवल पर टॉर्चर फील करने होंगे, बहुत सारी स्टोरीज हैं गैलीलियो के परेशान होने की चर्च के द्वारा। तो ये सारे के सारे जो नोशंस हैं ये बहुत आगे जाके परिवर्तित होने वाले हैं। तो कैसे परिवर्तित होने वाले हैं, कैसे चेंजेस होने वाले हैं, आप देखो कि ये दिन जिन दो साइंटिस्ट का नाम लिया अपन ने, ठीक है, वो आगे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं और इन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से एक नया ही व्यू एस्ट्रोनॉमी को लेके डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कैप्लर जॉनस कैप्लर का नाम अभी हमने डिस्कस किया। तो कैप्लर जो है, कैप्लर्स की जो थ्योरी है ऑन द प्लैनेटरी मोशंस, ठीक है ना, प्लैनेट्स के मोशंस के बारे में कैप्लर की जो थ्योरी है, इसने कोपरनिकस की जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि उसको गलत साबित तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि हेलियोसेंट्रिक तो थ्योरी सही भी है ना, सोलर सिस्टम तो सन के अराउंड ही, हालांकि और भी इसमें चेंजेस आएंगे, है ना,
क्योंकि उस समय तक ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट इतना वाइड नहीं था जैसा आज है। तो केपलर ने क्या किया कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कुछ चेंजेस किए और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि देखो जो प्लैनेट्स का मूवमेंट है वो सर्कल्स में नहीं होता है, वो एक एलिप्टिकल पाथ में होता है। ठीक है, तो आपको भी याद होगा, आपने पढ़े हुए हैं बचपन में, केपलर्स के 3 जो है वो प्लैनेटरी मोशंस की थ्योरीज हैं, है ना, 3 लॉज हैं, देयर आर 3 लॉज ऑफ केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, और जिसमें वो अलग अलग थ्योरीज को, रेडियस को, उसके एलिप्टिकल पाथ को, सन से एक प्लैनेट के वो प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ प्रूव करी कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा बाकायदा इस चीज़ को कि कैसे प्लैनेट्स जो हैं दे मूव एग्जैक्टली नॉट इन द सर्कुलर वे अराउंड द सन। ठीक है, सर्कल्स में मूव नहीं करते हैं वो, गोल आकार में बिल्कुल सूरज के तरफ मूव नहीं करते हैं, बल्कि वो एलिप्सिस, ठीक है, एलिप्टिकल वे में, यानी उभरे हुए आकार में इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, ना कि इस तरीके से एक सर्किल के तरह से, मतलब ठीक है एक सर्किल तो नहीं है ये, बट हाँ कुछ इसी तरह से कह रहे हैं जैसे आप एक अगर सर्किल बनाना चाहें तो पूरा सर्किल बनाएं और सर्किल के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पे क्लियर होगी। और इसके बाद केपलर जो कुछ भी ऐड करके जा रहे थे उन केपलर के थ्योरीज पर और आगे रिसर्च वर्क हुए। जब गैलीलियो इसमें अपने टेलीस्कोप की सहायता से, टेलीस्कोप देखो कहा जाता है गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, बट एक्चुअली गैलीलियो ने एग्जैक्टली जब टेलीस्कोप इन्वेंट किया था उसके पहले से भी बहुत सारे आपके डच जो लोग हैं, नीदरलैंड हॉलैंड के रहवासी जो लोग हैं, जो डच स्पेक्टिकल मेकर्स थे, स्पेक्टिकल्स का मतलब जो ये कांच और चश्मे वगैरह में काम करते हैं, तो जो डच स्पेक्टिकल मेकर्स थे ये ऑलरेडी ये लोग उस समय इस तरह के लेंसेज को और टेलीस्कोप को बना चुके थे। और टेलीस्कोप को आप कह सकते हैं कि हाँ एस्ट्रोनॉमी की स्टडी में सबसे पहले यूटिलाइज करने वाले, यूज़ करने वाले गैलीलियो थे। तो गैलीलियो जो है वो एस्ट्रोनॉमी को फिजिक्स के साथ में जोड़कर और उसको और आगे लेके जाएंगे, और केपलर की जो थ्योरीज हैं इन थ्योरीज में कुछ नए डायमेंशंस जोड़ के लेके आएंगे। क्लियर है? तो इन्होंने सबसे पहले तो ये चीज़ें ऐड करी, क्या, थ्योरी ऑफ डायनामिक्स ऐड करी। उसमें थ्योरी ऑफ डायनामिक्स में क्या था कि ये जो हमारा डायनामिक वर्ल्ड है, यानी जो हमारा दृश्य जगत है ना, इसके सरफेस पर हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये मूव करते हैं, यानी जितने भी प्लैनेटरी बॉडीज हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, दे मूव ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। ठीक है, ये अर्थ की सतह के ऊपर जो है, जो एरिया है वहां पर मूव करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ही ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने दिया। ठीक है, तो ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने यहां पर प्रपोज करा। इवन अपने टेलीस्कोप से जब गैलीलियो पहली बार ये चीज़ दिखाएंगे, यानी देखेंगे और देख के जब लोगों को बताएंगे कि देखो किस तरीके से अर्थ का एक जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहाँ पर आपको ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो चर्च के बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं उसकी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे गैलीलियो के। ठीक है, और उसका रीज़न सिंपल सी चीज़ था, वो जो रिलीजन है वो एक इतना डीप रूटेड था उनके दिमाग में कि वो कई जो है वो मतलब अनवांटेड और इलॉजिकल रीजंस देते थे। जैसे जब गैलीलियो ने कहा पहली बार कि आप मेरे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके देखिए तो सही, तो आपको इवन सन स्पॉट, गैलीलियो ही पहली बार वो पर्सन थे जिन्होंने सन स्पॉट्स और जो डार्क पैचेस हैं इनके बारे में स्टडी करी, या आप स्टडी नहीं बट इनको नोट किया, इनको ऑब्जर्व किया सूरज को जब टेलीस्कोप पे देखा। तो जब ये वो टेलीस्कोप पे कहेगा लोगों को देखने के लिए कि चर्च के अथॉरिटीज़ को भी कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है, ठीक है, प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, और डायनामिक्स के बारे में उन्होंने बताया अपनी बुक किसमें, द मोशन में। तो चर्च के अथॉरिटीज़ क्या कहते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बिलीव, है ना, हम इस बात पे भरोसा नहीं करेंगे, बिकॉज डेविल कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल, शैतान किसी भी चीज़ को संभव बना सकता है, और तुम जो देख रहे हो वो एक्चुअली दैट इज़ यू नो द क्रिएशन ऑफ डेविल, वो शैतान तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर तर्क और लॉजिक को जो है वो किनारे करके, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को किनारे करके, वो एक दकियानूसी जो धार्मिक सोच है उसको लेकर चर्च आगे बढ़ रहा था। और उसके बाद गैलीलियो को भी क्या परेशानी झेलनी पड़ी, वी नो इट वेरी वेल। चलो आगे जाके न्यूटन, जो कि उसी साल बर्थ लेंगे, यानी उनका जन्म उसी साल हुआ जिस साल गैलीलियो की डेथ होगी। तो न्यूटन जो है, इन्होंने आगे जाकर गैलीलियो के वर्क्स को और फिजिक्स के कंसेप्ट्स के साथ ऐड करके और आगे बढ़ाया।
क्लियर है? सो द रेवोल्यूशन इन साइंस, आगे जाके और क्रांति आ गई जब न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को प्रपोज किया और एस्ट्रोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं कि हाउ दीज प्लैनेट्स आर मूविंग और क्यों जो है वो एक पर्टिकुलर इलेप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन आई तो इन वर्क्स में और आगे जाके कुछ वैल्यू एडिशन होती चली गई। क्लियर है? तो ये सारा जो काम है वो सारा काम इसी दौरान होगा। आप देख रहे हैं साइंस को किस तरीके से एक नई दिशा मिल रही है, एक नया जो है वो फॉर्म मिल रहा है। वो पुराने रिलीजियस कवरिंग को हटाकर विज्ञान अपने शुद्ध रूप में उपस्थित हो रहा है। शुद्ध रूप में कहें या जो भी है, जो विज्ञान था वो वास्तविकता में स्थित हो रहा है, क्योंकि पहले जो है वो विज्ञान था ही नहीं। पहले तो क्या था, धार्मिक कल्पनाएं थी, इमेजिनेशंस थे बस जबरदस्ती के, है ना। और जो कुछ भी किताबी चीज़ें पढ़ ली गई थी उसमें लिखा हो ना लिखा हो अपनी मनगढ़ंत चीज़ें भी बहुत कुछ बाइबल में हमारे क्रिश्चियन जो लीडर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो ऐड करते चले जा रहे थे। तो वही जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा था, उसको बिना रीज़न बिना क्वेश्चन के लोग एक्सेप्ट करते चले जा रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो वंस रिमार्क, गैलीलियो ने आगे जाके देखो क्यों गैलीलियो चर्च का दुश्मन बनता जा रहा है, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि गैलीलियो आए दिन नए नए दिन अपने एक तो एक्सपेरिमेंटल वे से ऑब्जर्वेशन से उन चीज़ों को रिफ्यूट कर रहा है, उन चीज़ों को डिफीट कर रहा था जो चर्च एस्टैब्लिश कर रहा था, पुरानी हजारों सालों की मान्यताएं। उसके साथ साथ अब वो नए नए चीज़ों को और देखो पॉइंट आउट कर रहा है। तो गैलीलियो क्या कह रहा है, वो रिमार्क करता है कि बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है, कि स्वर्ग जाने का रास्ता है, देयर इज अ लाइट, ठीक है, दैट लाइट द रोड टू हेवन, यानी एक प्रकाशीय मार्ग है स्वर्ग जाने का, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, स्वर्ग जाने का प्रकाशीय मार्ग होगा, हो सकता है इन्हीं प्लैनेट्स वैनेट से कहीं कोई रास्ता निकलता हो, लाइट की तरह एकदम पूरा रास्ता जगमगाता हुआ स्वर्ग को कनेक्ट करता हो। लेकिन ये बताओ कि बाइबल में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है हाउ द हेवन वर्क्स, ठीक है, कि अब स्वर्ग में होता क्या है, स्वर्ग कैसे काम करता है, ठीक है, स्वर्ग का एरिया जो है वो किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें जो है वो बाइबल में कहीं पर बताई नहीं गई हैं, उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन किए गए तो अब इसका आंसर तो ऑब्वियस ही बात है, कोई लॉजिकल आंसर देगा भी नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उनका ज्ञान अभी तक कहाँ पर बेस्ड था, उनका ज्ञान अभी तक पुराने जो बातें चली आ रही थी, जो ट्रेडिशंस चले आ रहे थे, जो कहानियाँ उन्होंने सुनी थी, इसके अलावा जो बाइबल में ऐड किया गया था, क्योंकि बाइबल में भी बहुत सारे डिस्टॉर्शंस रहे होंगे, ऑब्वियस ही बात है, तब जाके इन चीज़ों को एस्टैब्लिश किया गया होगा ना, है ना। और अगर ऐसी चीज़ें होती तो फिर हमारे ये मार्टिन लूथर ये सब बहुत सारे लोग, मतलब अगर सिर्फ इमेजिनेशन से ही भरी होती बाइबल तो क्यों पढ़ने के लिए वो प्रेरित करते। तो यहाँ पर रीज़न नहीं बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है, इस्टेब्लिश करती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ, है ना। अब जिस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएंगे आप, तो आपको यही डर है कि वो चीज़ या तो आपको माननी पड़ेगी, मतलब जो थ्योरी नई ये लोग दे रहे हैं वो माननी पड़ेगी, या तो आप उसको ज़बरदस्ती किसी तरीके से फोर्स करके उसकी वो थ्योरी ही जो है वो कह दो कि हाँ भाई हम जो कह रहे हैं वो गलत है। तो गैलीलियो के साथ भी यही होना शुरू होगा। चलो, द वर्क ऑफ दीज थिंकर्स, ये जितने भी विचारक हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, इन सब के जो काम है, कोपरनिकस हो गए, हमारे गैलीलियो हो गए, हमारे न्यूटन हो गए, केपलर हो गए, तो इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को लेके, इन्होंने आगे आने वाले समय में इस चीज़ के महत्व को ज़्यादा प्रेरित किया, प्रकाशित किया कि नॉलेज, ज्ञान जो है, ठीक है, वो क्या है, वो अलग है, डिस्टिंक्ट है, किससे, बिलीफ से। बिलीफ सिस्टम जो है ये नॉलेज सिस्टम से अलग है। बिलीफ सिस्टम यानी मान्यता, बिलीफ सिस्टम यानी आपने कुछ मान लिया, आपने कुछ एज्यूम कर लिया, आप ऑलरेडी उसको मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये आपका बिलीफ सिस्टम हो रहा है। तो कई बार एजम्पशंस जो है वो आपको सही जगह पर नहीं लेके जाएगा। हो सकता है आपने जो एज्यूम किया है, अब वो क्या चीज़ है उसकी भी तो ऑथेंटिसिटी जांचना ज़रूरी है। तो आप एज्यूम करके चल रहे थे पृथ्वी चपटी है, आप एज्यूम करके चल रहे थे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो है ये शैतान बना रहा है, ठीक है। अब जो भी जैसा भी हो, लेकिन इस तरीके की बातें चर्च की तरफ से तो आती थी जब ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस दिए जाते थे। तो वो बिलीफ सिस्टम है, जिस बिलीफ सिस्टम में वो पले बढ़े आ रहे थे, जिस बिलीफ सिस्टम को वो मानते आ रहे थे बिना कोई क्वेश्चन किए। लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान नॉलेज को इस तरीके से एस्टैब्लिश किया जा रहा है कि ये एक रिफाइंड वे है, जब आप एक्सपेरिमेंटल वे में चीज़ों को प्रूफ करके, डेटा को ऑब्जर्व करके उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो क्या है, वो नॉलेज है, ठीक है। यानी ज्ञान वास्तविकता में क्या है कि आप किसी भी चीज़ को वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं,
और जब अनुभव किया आपने कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, तो दैट इज कॉल्ड नॉलेज। तो यहां पर नॉलेज को बिलीफ सिस्टम से डिस्टिंक्ट किया गया, ठीक है। और नॉलेज कहा गया इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। नॉलेज वही है जो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया कि आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी चीज को चेक कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, और एग्जामिन करने के दौरान आप बहुत सारे डेटास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मींस ध्यान से देखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, उसको अच्छे से समझना उसको। तो जब आपने डेटास को ऑब्जर्व किया तो डेटा के ऑब्जर्वेशन के बाद आपको रिजल्ट मिला। रिजल्ट जो है आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता, या जिस भी एक्सपेरिमेंट जिसके बेसिस पर आप एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे थे वो उस बेसिस को आपका रिजल्ट एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, उससे मैच करता है कि नहीं करता। अगर करता है तो फिर ठीक है, वही चीज आगे बढ़ेगी, अदरवाइज फिर वो और उसमें एक्सपेरिमेंट के चांसेस हैं। क्लियर है। सो ऑन दी साइंटिस्ट, ये जो वैज्ञानिक हैं, वंस दी साइंटिस्ट यानी ये जो वैज्ञानिक है उस समय उन्होंने अब आपको एक नया तरीका दिखाया। एक नया तरीका क्या था कि एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस इनटू व्हाट केम टू बी कॉल्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे विषयों की वृद्धि होने लग गई, ठीक है, जो ये कह रहे थे कि देखो अब क्या है, हमारे पास बहुत सारे तर्कयुक्त वैज्ञानिक विषय हैं जिनका अध्ययन आवश्यक है, जो प्रकृति के नए आयामों को आपके सामने रखते हैं, जो ह्यूमन सेंट्रिक हैं, जैसे कि फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब ही है कि जो फिजिकल फिनोमेना के स्टडीज को जो है वो प्रमोट करे, प्रेरित करे, ठीक है, और आपके सराउंडिंग में जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन एलिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन जो है केमिस्ट्री को, और आपकी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उसका अध्ययन बायोलॉजी को। इस तरीके के नए नए सब्जेक्ट्स जो हैं उनका धीरे धीरे आपके उस जमाने में रेनेसांस के या रिवाइवल के पीरियड में फाउंडेशन हो रहा है, एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, ठीक है। साथ साथ अब जो है आपका ये सेप्टिक्स एंड नॉन बिलीवर वाला जो माइंडसेट है, ठीक है, सेप्टिक्स का मतलब और नॉन बिलीवर्स का मतलब ये लोग जो बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते हैं किसी भी चीज़ों पर, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में क्वेश्चन करना, है ना, और रिलीजियस चीज़ों पर जो भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। तो ये लोग जो हैं गॉड शब्द की जगह इन्होंने नेचर को रखना शुरू कर दिया। अब ये क्या था, इस चीज़ को मैं आपको और स्पेसिफाई कर देता हूँ। देखो कि अभी तक ये गॉड का कंसेप्ट जो था वो बाइबल के द्वारा बहुत ही कॉमनली एस्टेब्लिश्ड कंसेप्ट था कि गॉड हैज़ क्रिएटेड द एंटायर क्रिएशन। ईश्वर ने इस पूरे संसार की क्रिएशन की रचना करी है, और उसके बाद फिर मनुष्य को बनाया, और उसके बाद फिर जो है वो सारी चीज़ों को बनाया, वस्तुओं को, और मनुष्य को इस संसार में रहने के लिए प्रेरित किया या छोड़ दिया। मनुष्य अपने कर्मों से फिर जो भी बनाएगा, ये सारी थ्योरीज बनी। मनुष्य पापी है, ये सारा थ्योरी जो है वो बाइबल का चल रहा था। अब जब ये नए नए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होने लगे, नए नए नॉलेज सिस्टम इस्टेब्लिश होने लगे, बिलीफ सिस्टम को चुनौती मिलने लग गई, तब अब ऑप्शन क्या था। तब अगर आप गॉड को बार बार उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे जिस गॉड को आपने देखा ही नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर साइंस आपको बार बार किन चीज़ों को कहने के लिए मतलब प्रेरित कर रहा है कि वो चीज़ें जो व्यवहारिक हैं, जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सके अपने जीवन में, वही चीज़ें आप यहाँ पर लेके आइए। अब बहुत सारी चर्च की थ्योरी ऑलरेडी रिफ्यूट हो चुकी थी, बहुत सारे चर्च की थ्योरियों को गलत सिद्ध किया जा चुका था, तो इसलिए एडजस्टमेंट शुरू हो गए यहाँ पे पहले से ही। और यहाँ पर क्या किया गया कि ईश्वर शब्द को प्रकृति से रिप्लेस कर दिया गया कि ठीक है, ये जो नेचर है जो हमें दिख रही है, और जहाँ पर ये फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शंस हो रहे हैं, इन्हीं फिजिकल और केमिकल इंटरैक्शंस की वजह से बेसिकली जो लाइफ है या जो प्रोसेस ऑफ लाइफ है उसका फॉर्मेशन हुआ, जो जीवन है, जीवन की प्रक्रियाएं हैं, इनका निर्माण हुआ है। तो वास्तविकता में सोर्स ऑफ क्रिएशन इज नॉट द गॉड बट द सोर्स ऑफ क्रिएशन इज कौन? सोर्स ऑफ क्रिएशन इज नेचर एक्चुअली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। इवन दोज हु रिटेन देयर फेथ इन गॉड, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी आस्था अभी भी ईश्वर पे रखे हुए थे, ठीक है ना, वो अब थोड़ा सा बच के,
थोड़ा सा सावधान होकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब वो क्या कहेंगे कि देखो अभी भी वो ईश्वर पर भरोसा रखते थे, भले उन्होंने उस ईश्वर को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उनका बिलीफ सिस्टम अचानक से इस नए सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था। तो पुराना बिलीफ सिस्टम उनके ऊपर डोमिनेटेड था ही, तो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अ डिस्टेंट गॉड, ठीक है। तो वो अब क्या बात करेंगे कि हाँ निश्चित तौर पर ईश्वर को हमने देखा नहीं, क्योंकि वो यहाँ है भी नहीं ना, वो एक डिस्टेंट, वो एक बहुत दूरस्थ स्थित देवता है, ठीक है। तो डिस्टेंट गॉड के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे और क्या कहेंगे, हु डज नॉट डायरेक्टली रेगुलेट द एक्ट ऑफ लिविंग, यानी ईश्वर है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ईश्वर इस भौतिक संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके एक्टिविटीज को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता है ना। ईश्वर ने बना दिया धरती, इसके बाद बस अब वो हमें सौंप के यहाँ चले गए, अब हम इस एरिया को कैसे जो है वो रखते हैं। मटेरियल वर्ल्ड जो है वो बेसिकली किसके लिए है, दैट इज फॉर ह्यूमन बींग्स, वो इंसानों के लिए है, और ह्यूमन बींग्स विल डिसाइड कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस तरीके से इसको अच्छा बनाना है, किस तरीके से अच्छा नहीं बनाना। अगर आप अच्छी एक्टिविटीज करते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात अच्छा रहेगा, अगर आप यहाँ पर इस एरिया को खराब बनाना चाहेंगे तो वो अपनी एक्टिविटी से खराबी बना, मतलब कुल मिलाकर एडजस्टमेंट किया जा रहा है नए बदलते परिवेश में, उस पुराने मान्यता वाले तंत्र को, मान्यता वाले बिलीफ वाले सिस्टम को एडजस्ट करने की कोशिश की गई। और आगे जाके इन सिद्धांतों को, यानी जो नई नई थ्योरीज बन रही हैं, नए नए सिद्धांत बन रहे हैं, इनको बाकायदा रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनने शुरू हुए, ताकि पुरानी जो बिलीफ सिस्टम वाली मान्यताएं हैं, इन बिलीफ सिस्टम वाली मान्यताओं को या बिलीफ सिस्टम को साइंटिफिक स्टडीज के थ्रू चेंज भी किया जा सके और उस चीज से रिप्लेस किया जा सके जो क्या हो, प्रैक्टिसेबल हो, बिहेवियरल हो, यानी जिसको आप आसानी से अभ्यास कर सकें, व्यवहार में उतार सकें। क्लियर है। और इसी के लिए आपको देखना होगा कि अलग अलग समय पर यूरोप के अलग अलग हिस्सों पर क्या होगा, कुछ संस्थाएं विकसित होंगी, जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है, ये 1662 में बनेगी, और पेरिस एकेडमी 1670 में बनेगी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन आज भी आपको नाम प्रसिद्ध है तो सुना ही होगा आपने। सो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, उस जमाने में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते थे, आपको अपने रिसर्च पेपर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को जो है वो भेजने होते थे। उसके बाद वहां पर स्टडी की जाती थी, है ना, और स्टडी करने के बाद फिर पब्लिक व्यूइंग के लिए उसको रखा जाता था और पब्लिक डोमेन में उसको उतारा जाता था कि हाँ इनकी जो थ्योरी है वो सही है, ठीक है। और वहाँ पर वैज्ञानिकों का जो ग्रुप होता था वो इन थ्योरीज के ऊपर चर्चा, परिचर्चा, डिबेट, डिस्कशंस करता था, उसकी एप्लीकेबिलिटी को देखता था, है ना। कई सारे वैज्ञानिक तो जैसे बहुत सारे आइंस्टाइन के जो है ना अप्रोचेस रहेंगे, रिसर्च पेपर्स रहेंगे, और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ऐसे ही रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि कई बार उनकी जो बातें होती थी वो इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होती थी। वो सही सोचते थे और वो सही प्लान करते थे, सही इमेजिन भी करते थे, बट प्रॉब्लम ये था कि वो अपने ज़माने से आगे का सोच लेते थे, और वो क्या नाम है, जिन चीज़ों को वो सोचते थे उन चीज़ों को प्रूव करना उस समय के जो इंफ्रा है, उस समय की साइंटिफिक मैकेनिज्म है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, उसके बस की बात नहीं होती थी, ठीक है। जैसे आज ग्रेविटेशनल वेव्स और बहुत सारी उनकी जो बातें हैं, वो जो उन्होंने कह दी थ्योरी में सिर्फ, वो धीरे धीरे अब एग्जामिनेशन हो रहा है उनके ऊपर, और वो चीज़ें हाँ ऐसा एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा हमारे सामने आ रहा है। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ऐसे एक होलसेल इंस्टीट्यूशन रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग आगे फ्रांस में इस्टेब्लिश होगी आपकी पेरिस एकेडमी, और पेरिस एकेडमी भी इसी तर्ज में काम करेगी। तो इनका बेसिकली काम, जैसा मैंने कहा, क्या था कि जो नॉलेज हुआ है उसका प्रमोशन करना, नेचुरल नॉलेज का प्रमोशन करना, लेक्चर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना जहां पर नए रिसर्च पेपर्स के ऊपर डिस्कशन हो सके, उनके ऊपर डिबेट्स ऑर्गेनाइज करना, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन को आगे प्रमोट करना, पब्लिक डोमेन में उनको रखना, ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे प्रभावित हो सके। तो इस तरीके से अभी हमने ये यूनिवर्स और कोपरनिकस के बारे में समझा, और धर्म क्या कहता था, और किस तरीके से धर्म का बोलबाला था, धर्म का डोमिनेंस था उस समय के रिलीजियस या साइंटिफिक डोमेन में, कैसे कोपरनिकस, केपलर और आइजक न्यूटन ने इनको रिफ्यूट किया और नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में समझ लिया। अब हम रेनेसांस यानी जो पुनर्जागरण है इसको एग्जामिन करेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज इंद्र विक्रम,
और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रेनेसांस के कंसेप्ट के बारे में। अब आप कहेंगे कि अभी तक जो हमारा चैप्टर 7 है, पूरे वीडियो में तो हमने रेनेसांस के बारे में डिस्कशन किया है, तो अब इस वीडियो में क्या हम डिफरेंट करेंगे, क्या हम अलग करेंगे? तो ये जो वीडियो है वो आप रेनेसांस के एक्चुअल जो नोशंस हैं, कंसेप्ट हैं, उसको एग्जामिन करेगा। यानी क्या वास्तविकता में 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी में जो यूरोप में चेंजेस हो रहे थे उनको रेनेसांस कहना जायज़ रहेगा? क्या जो ये रेनेसांस का कंसेप्ट दिया गया वो किस हद तक यूरोप के लिए सच है, सही है, और किस हद तक यूरोपियंस जो है वो डार्क एज में थे, डार्क एज से यानी मिडिवल एज से वो मॉडर्न एज में आए, और क्या उसमें जो ये कंसेप्ट दिया गया कि यूरोपियंस का पुराना टाइम जो है जो ट्रू सिविलाइजेशन का था वो ह्यूमनिस्ट था, और उसके बाद फिर जो डार्क फेजेस पे आए सब भूल गए, और उसके बाद वो मॉडर्न फेजेस में आए तो रिवाइवल हुआ। इसके साथ साथ क्या सही मायने में सिर्फ और सिर्फ यूरोप के लोग ही हैं जो एक तो भूल गए और उसके बाद वापस से उनको जो है वो उनका मेमोरी जो है वो रिगेन हो गया? क्या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो जब जब रेनेसांस का एक डिस्कशन किया गया उसमें इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया कि यूरोप रोमन एम्पायर के दौरान जो ग्रीक और लैटिन कल्चर्स थे, रोमन कल्चर्स थे, इस दौरान वो एक बहुत डेवलप था, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप था, और जो मॉडर्न व्यू है वो बेसिकली रोमन एम्पायर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। लेकिन बाद में यूरोप के डिसइंटीग्रेशन के समय, या मैं कहूँ रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के समय, जब यूरोप छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, और स्पेशली जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जब फ्यूडलिज्म का दौर आया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जब यूरोपियन हिस्से टूटे और वहाँ फ्यूडलिज्म का दौर आया, तो इस फ्यूडलिज्म के दौर ने उन सारी कल्चर्स और उन सारे कस्टम्स को जो रोमन एम्पायर के थे उनको जो है वो वैनिश कर दिया, और उसके बाद फिर जो है वो वापस से रिगेन करेंगे अपनी कॉन्शियसनेस को जब यूरोप में चेंजेस होंगे। फोर्थ क्लास यानी ट्रेडर्स और रिच क्लास का जो इमर्जेंस होगा वो इटालियन स्टेट्स में अपने एक नए कंसेप्ट को डेवलप करेगा, और इस तरीके से थोड़ा बहुत ट्रेड भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। जो यूरोपियन लोग हैं वो वेस्टर्न के जो लोग हैं वो इटालियन स्टेट्स के साथ ट्रेड में जब कंट्रीब्यूट करेंगे, व्यापार करते करते उनको इन शहरों पर जब वो आएंगे, रहेंगे, और यहाँ के लोग जब नए स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज करेंगे, आर्टिस्ट को, आर्किटेक्चर्स को पैट्रोनाइज करेंगे, तो वो एक नया दौर शुरू हो जाएगा। मतलब कुल मिला के यूरोप की सारी कहानी को यूरोप में ही पूरा घुमा दिया गया, और जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उनको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया। तो कितने हद तक जो रेनेसांस का कंसेप्ट है वो सच है, ये पूरा हम समझेंगे आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं। देखो, रिकंसिडर द कंसेप्ट ऑफ रेनेसांस, यानी चलिए अब हम जो है वो रेनेसांस के कंसेप्ट को रिकंसिडर करते हैं। रिकंसिडर में यानी हम वापस से उसको समझते हैं, क्योंकि अभी तक हमको जो बताया गया हमें अभी तक जो बताया गया वो क्या बताया गया कि यूरोप में क्या हुआ, एक रिवाइवल हुआ, यूरोप में रीबर्थ हुआ। ठीक है, रिवाइवल और रिबर्थ किस चीज का? तो ये जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं रिवाइवल और रिबर्थ, मीन्स समथिंग वाज ऑलरेडी देयर बट फॉर टाइम बीइंग वो चीज डिसअपेयर हो गई, और डिसअपेयर होने के बाद कुछ सालों बाद अचानक से ना भी कहें, धीरे धीरे लोगों ने रीगेन कर लिया। ठीक है, यानी कुछ चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट थी और कुछ प्रैक्टिसेस ऑलरेडी प्रेजेंट थी, उन प्रैक्टिसेस को पहले भुला दिया लोगों ने और उसके बाद उनको वापस से जीवित कर लिया, उनका पुनर्जन्म हुआ, वो रिवाइव होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है वो एक उस जमाने में फिलोसोफर है, ठीक है, वो फिलोसोफर है बर्कहार्ट, इस फिलोसोफर ने दिया, और इसका कहना ये था कि जो 5th सेंचुरी है, 5th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक का जो टाइम है ये एक्चुअली डार्क एज का टाइम है या मिडिवल का टाइम है, और इस दौरान यूरोप जो है बेसिकली पुराने रोमन लिगेसी को भूल गया, और पुरानी रोमन लिगेसी को भूल के यूरोप में मध्यकाल स्थापित हुआ जो कि फ्यूडल व्यवस्था के ऊपर आधारित था, सामंतवादी व्यवस्था के ऊपर आधारित था, और इस सामंतवादी व्यवस्था ने समाज को बंद कर दिया, समाज की प्रगति को बंद कर दिया। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। कैन वी सी दिस पीरियड एज अ मार्किंग
अ शार्प ब्रेक विद द पास्ट एंड द रिबर्थ ऑफ आइडियाज फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस। यानी रेनेसा के पीरियड को, रेनेसा के समय को हम जो है वो तोड़ के देखते हैं अब रेनेसा के पहले के समय को और रेनेसा के बाद के समय को। यानी रेनेसा के समय का जो के पहले का समय है जिसमें ग्रीक, यूनानी आइडियाज और रोमन परंपराएं स्थित थी, तो उनकी वजह से एक बहुत सभ्य समाज का विकास हुआ था, बहुत अच्छे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेटलमेंट्स थे, प्रॉस्पेरस था एरिया, फ्लोरिश था एरिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वो मैंने कहा डार्क एज आ गई, फ्यूडलिज्म एस्टैब्लिश हुआ। बाद में यूरोप ने क्या किया, वापस से रिगेन किया अपने पास्ट को, और जब पास्ट को रिगेन किया तो उन्होंने उन आइडियाज को रिवाइव किया या रीबर्थ किया, उन आइडियाज को पुनर्जीवित किया, ठीक है, या पुनर्जन्म दिया जो आइडियाज रोमन और यूनानी ट्रेडिशन से आते थे। क्लियर है? ये बेसिकली रेनेसा का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन बर्कहार्ट के इस कॉन्सेप्ट को बाद के बहुत सारे इतिहासकारों ने चुनौती दी। अब और क्या, इंग्लैंड के पीटरबर्ग, ठीक है, तो अगर दूसरे कहीं बाहरी इतिहासकारों ने इसे चुनौती दी होती तो शायद आप कह देते कि ठीक है हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यूरोप के इतिहासकारों ने इस मत को चुनौती दी, जैसे पीटरबर्ग ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने क्या सजेस्ट किया, ही हैव सजेस्टेड दैट बर्कहार्ट, जो बर्कहार्ट है बेसिकली वो क्या एग्जेगरेट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, ठीक है, जो चीजें नहीं थी उन चीजों को भी बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, एग्जेगरेटिंग द शार्प डिफरेंस। तो बर्कहार्ट का ये कहना कि 14th सेंचुरी के बाद जो रेनेसा का समय आया है ना, 14th सेंचुरी के बाद जो यूरोप में चेंजेस आए, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए बड़े लेवल पर, इन्होंने यूरोप में एक नए मिडिल क्लास या ट्रेडर या मर्चेंट क्लास को जन्म दिया, ट्रेड और कॉमर्स फलने फूलने लग गया। और जैसे जैसे और वेस्टर्न यूरोप के लोग पुराने आपके बाइजेंटाइन एम्पायर के कुछ महान शहरों के कांटेक्ट में आए जो कि ट्रेड में बहुत आगे थे, जैसे इटालियन स्टेट्स जैसे कि वेनिस हो गया, फ्लोरेंस हो गया, ठीक है, जेनोवा हो गया, तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का कल्चर था। धीरे धीरे वहाँ के लोग यहाँ पे शिफ्ट होने भी शुरू हुए और यहाँ पर जो ट्रेडर्स थे, जो कॉमर्शियल जायंट्स थे, उन्होंने स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया और इस तरीके से यहीं से इन शहरों से एक नई परंपरा शुरू हुई, एक नई ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट आया जिसने यूरोप को हेल्प करी उन पुराने रोमन कस्टम और ग्रीक ट्रेडिशंस को रिगेन करने में जो पहले से ही एस्टैब्लिश थे। क्लियर है? इसका मतलब बर्कहार्ट ये कहता है कि एक टाइम था जो डार्क पीरियड का था और वो टाइम जो है यही रेनेसा का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसके बाद का रेनेसा के बाद का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो मॉडर्न में काउंट हो जाता है और रेनेसा के पहले का जो टाइम पीरियड है वो मिडिवल में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो मिडिवल या मैं कह दूं डार्क पीरियड, और उसके जस्ट बाद वाला 15th सेंचुरी के जस्ट बाद वाला 15 से कह रहा हूं 5th से 5 से 14th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है वो डार्क पीरियड हो गया, मिडिवल का पीरियड हो गया, और 15वीं से उसके बाद मॉडर्न का पीरियड हो गया, यानी आधुनिक काल का समय शुरू हो गया। अब ये कौन कह रहा है? ये बर्कहार्ट कह दिया। उसने क्या किया? ये शार्प डिफरेंस क्रिएट किया, ठीक है, इन पीरियड्स के बीच में, इन समयों के बीच में, रेनेसा के पहले और रेनेसा के बाद का। ठीक है, तो पीटरबर्ग जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज को एग्जामिन करते हैं। क्लियर है? और ये कहते हैं कि देखो ऐसा है कि ये चीज जो है वो गलत है ना, और उनका ये कहना है कि जो प्री क्रिश्चियन वर्ल्ड है ना, प्री क्रिश्चियन एरा है ना, और जो क्रिश्चियन एरा है, मतलब कुल मिला के वो एक इस तरीके से थ्योरी स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये कौन? बर्कहार्ट जैसे लोग। पीटरबर्ग का कहना है कि प्री क्रिश्चियन टाइम को क्रिश्चियन वन से वो सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं कि नहीं, पहले का समय भी ऐसे ही था। तो बेसिकली इसमें आप ये कह दो कि थोड़ा सा एक वापस से क्रिश्चियनिटी को रिस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई इस व्यू में कि पुराने समय में जो है वो वही व्यूज थे जो बाद में एक क्रिश्चियन डोमेन वाले एरिया में आए, यानी बाद में जो मिडिवल टाइम में या उसके बाद मॉडर्न टाइम में जो आइडियाज रिवर्थ हो रहे हैं, यही आइडियाज पहले भी थे, प्री क्रिश्चियन टाइम में भी थे। क्योंकि प्री क्रिश्चियन टाइम मतलब रोमन एम्पायर का वो समय जब अभी क्रिश्चियनिटी उतनी ज़्यादा एक्सपांड नहीं हुई थी, क्योंकि धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी जब अपने पीक पे होगी उसके बाद फिर
रोमन एम्पायर जब अपने पीक पर होगा तो उसके बाद क्रिश्चियनिटी वहां पर एक्सपैंड हो रही है ना। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि अब आगे ये जो कंसेप्ट है रेनेसांस का, इस कंसेप्ट को चेंज किया जा रहा है। इनका कहना था कि स्कॉलर्स इन अर्लियर सेंचुरीज, पुराने शताब्दियों में जो विद्वान थे, जो यूनानी विद्वान वगैरह थे, जो स्कॉलर्स थे, वो रोमन कल्चर से वो लोग वाकिफ थे बहुत अच्छे से। यानी इनके कहने का मतलब ये था कि देखो जो पुराने समय में यूनानी और रोमन संस्कृति थी, इस समय में भी रिलीजन लोगों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। समझ रहे हैं आप? मतलब आप ये कह दो कि रोमन एम्पायर के दौरान और यूनानी सभ्यताएं जब प्रचलित थी, उस समय धर्म लोगों के जीवन में हावी नहीं था, या उस समय लोग धार्मिक इंक्लिनेशन वाले नहीं होते थे, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डार्क एज में बेसिकली यही क्लेम किया जा रहा है। और बर्कहर्ड ये कह रहा है कि जब मिडेवियल टाइम चल रहा था, डार्क फेज थी, उस समय रिलीजन जो है वो ज्यादा डोमिनेटेड था लोगों के विजन में। क्लियर है? तो यहां पर अब उसको बताया जा रहा है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? पुराने समय में भी यूनानी सभ्यताओं और रोमन सभ्यताओं में भी आप देखेंगे तो उस समय भी रिलीजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता था और लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। मेनी एलिमेंट्स एसोसिएटेड। अब इनका क्या कहना है कि रेनेसांस जो है, यानी पुनर्जागरण जो है, रिवाइवल जो है, रिबर्थ जो है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो कि इटली में हो रही हैं। ठीक है? वो 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी हो रही थी। ध्यान रखिएगा यूरोप में। क्यों? 12वीं और 13वीं शताब्दी का जो टाइम है वो तो मिडिवल का टाइम हो गया, डार्क पीरियड का टाइम हो गया एक तरीके से, और मिडिवल का टाइम हो गया जब, तो आप इसे ट्रेस करेंगे तो यही कहेंगे कि यहां पर कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखेगा जो मॉडर्न सेंस से या मॉडर्न एरा से रिलेटेड हो। लेकिन अब जो यूरोपियंस हैं, जब इस रेनेसांस के कंसेप्ट को रिविजिट कर रहे हैं और वापस से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिल्कुल सही है ये कहना, क्या ये कहना कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण होना कितना सही है, या पुनर्जागरण शब्द इस्तेमाल करना कितना सही है। तो उनका कहना है कि देखो ऐसा कुछ नहीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी हमें बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं, बहुत सारे ऐसे साइन मिले हैं, बहुत सारे ऐसे चिन्ह मिले हैं जो रेनेसा के हैं। ठीक है? मेनी एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद रेनेसांस इन इटली। इटली में जो रेनेसा हुआ, ठीक है, उसके बहुत सारे साइन आपको 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी मिल जाते हैं, क्योंकि 12वीं और 13वीं शताब्दी में भी आपको पता है कि यूरोप में जो चेंजेस हुए थे वो बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर वगैरह में चेंजेस हुए थे। ठीक है? और वहाँ पर इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए थे। इस दौरान भी नया वर्ग जो है वो डेवलप हो रहा था धीरे धीरे। तो अब इनका ये कहना है कि आप ये कह रहे हो कि 15वीं शताब्दी के बाद जब मॉडर्न टाइम आया तो मॉडर्न टाइम को आपने मॉडर्न कह दिया ना, मॉडर्न कह दिया, इसका मतलब ये वो समय है जब डार्क पीरियड नहीं था, कंप्लीटली लोग एक नए तरीके के वे ऑफ लाइफ में आ गए थे। तो फिर 12वीं 13वीं शताब्दी को हम क्यों जो है वो 12वीं 13वीं शताब्दी में हम क्यों वो एलिमेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्योंकि आपका कहना है, या बर्कहर्ड जो है वो क्लियर कट क्लासिफिकेशन कर देता है कि 5th से 14th सेंचुरी तक तो क्या है, डार्क फेज है, या ये मिडिवल का टाइम है, यानी रेनेसा उसके बाद ही हुआ। तो अगर रेनेसा उसके बाद हुआ तो उसके पहले के टाइम में भी वैसे ही जीवन के बारे में हमें एविडेंसेस मिलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लियर का डिमार्केशन करो कि नहीं 14th सेंचुरी के बाद जो टाइम पीरियड आया वो रेनेसांस का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? उसके पहले भी वो सिंबल्स या उसके पहले भी कुछ प्रैक्टिसेस थी, चेंजेस हुए हैं। जो ये जो मॉडर्न यूरोपियन हमारे हिस्टोरियंस हैं, इनका कहना है कि देखो हम चेंजेस को रिफ्यूट नहीं कर रहे हैं कि चेंजेस हुए नहीं हैं, लेकिन आप क्लियर कट डिमार्केशन करके ये कह दें कि रोमन और जो यूनानी सभ्यताओं का दौर था वो बहुत क्लासिकल था या बहुत डेवलप टाइम था, वो ट्रू सिविलाइजेशन थी, बाद में डार्क हुई और उसके बाद ही मॉडर्न टाइम आ गया। तो ये क्लियर कट डिमार्केशन जो है वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता। इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय सम हिस्टोरियन, कुछ इतिहासकार, कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि 9वीं शताब्दी में भी देखो, इन द 9th सेंचुरी इन फ्रांस में देयर हैड बीन सिमिलर लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक ब्लॉसमिंग। यानी 9वीं शताब्दी में भी, अब देखो अभी तो 12वीं 13वीं शताब्दी में उसको ट्रेस किया गया था, थोड़ा और पीछे चले गए और 9th सेंचुरी में आ गए, और 9th सेंचुरी में बहुत सारे इतिहासकार, अब ये इतिहासकार क्या है, देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हिस्टोरियंस एविडेंसेस को स्टडी करते चले गए वैसे वैसे चीजें क्लियर हुई।
बर्कहार्ड ने उस समय आपके 19th सेंचुरी के काफ़ी पहले ही जो है वो ये बता तो दिया कि हाँ इस तरीके का जो है वो क्लासिफिकेशन है, लेकिन बाद में जो स्कॉलर्स आए, हिस्टोरियंस आए और उन्होंने इन चीज़ों को समझा अच्छे से, तो एविडेंस के बेसिस पर वो ये कह रहे हैं कि 9th सेंचुरी में फ्रांस में भी हम क्या देखते हैं, बहुत सारे ऐसे साहित्यिक और आर्टिस्टिक प्रॉस्पेरिटी ब्लॉसमिंग देखते हैं। उस समय में भी साहित्य जो है वो फल फूल रहा था और जो कलाकृतियां हैं, ठीक है, आर्ट्स है, वो फल फूल रही थी। तो इसका मतलब फ्रांस में तो 9वीं शताब्दी में ही हमें रेनेसांस के एलिमेंट्स देखने शुरू हो गए थे, तो कुछ ना कुछ तो इसका उससे लिंक होगा। चलो, The cultural changes in Europe at this time were not shaped only by the classical civilization of Rome and Greece। इसका मतलब साफ साफ कह रहे हैं कि यूरोप में इस समय जो परिवर्तन हो रहे थे, जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे, बेसिकली उसको आप रोम की पुरानी क्लासिकल सिविलाइजेशन से लिंक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो उसका कोई लेना देना नहीं। रोम और यूनानी जो पुरानी सभ्यताएं थी, उनके बिल्कुल भी यहाँ पर कोई इंप्रेशंस नहीं है, उनका कोई भी यहाँ पर मार्क नहीं है, कोई भी सिंबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो हो सकता है कुछ हद तक है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नकार दिया। इन्होंने कहा कि नहीं है, बट 1% हम मान लेते हैं कि ठीक है, रोम और यूनान का 1% है भी, लेकिन 99% वो चीज़ें जो सही मायने में और सच तरीके से यहाँ पर एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। यानी यूरोप में जो चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस, उन चेंजेस को लाने वाले कौन थे, उन चेंजेस के पीछे का ड्राइविंग फोर्स कौन था, इसको जो है वो सही जगह यूरोपियन स्कॉलर्स नहीं ले जा रहे थे। तो अब ये नए यूरोपियन स्कॉलर्स लिंक क्या कर रहे हैं कि देखो सही मायने में उसको अगर लिंक करोगे तो वो आया कहाँ से है, एशिया वगैरह से, ठीक है। चलो, सो टेक्नोलॉजिकल एंड स्किल चेंजेस, ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज और स्किल्स के चेंजेस थे वो कहाँ से आ रही थी, एशिया had moved far ahead of what the Greeks and Romans had known। यानी उस जमाने में भी, जिस जमाने में आप कह रहे हैं कि रोमन सभ्यता के लोग और यूनानी सभ्यता के लोग तकनीकी रूप से, कौशल के रूप से, स्किल्ड के फॉर्म में बहुत ही एडवांस हो गए थे, तो हिस्टोरियंस की स्टडीज़ और एविडेंसेस क्या बताते हैं कि देखो एशिया की तकनीकें और स्किल्स उस ज़माने में रोमन से भी कई गुना आगे थी, ठीक है ना। मच मोर ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन कनेक्टेड। अब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे चूंकि संसार कनेक्ट हो रहा था, पुराने समय में इतना कनेक्शंस नहीं थे, पुराने समय में इनके सिविलाइजेशंस के बीच में एक तरीके का जो एक ट्रांसमिशन, ट्रांजैक्शन और जो मूवमेंट होना चाहिए, कनेक्शन बनना चाहिए, वो नहीं था। इसलिए रोमन्स और ग्रीक्स को आप महान बता सकते हैं अभी, और ये कह सकते हैं कि रोमन्स और ग्रीक्स जो है वो ड्राइविंग फोर्स हैं यूरोप के रेनेसांस के पीछे, बट ये ऐसा है नहीं। इवन आपको पता होगा कि जब आप याद होगा कि जब हम एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे, तो उस वीडियो में हमने डिस्कशन भी किया था, है ना, कि रोमन एम्परर या रोमन एम्पायर के लोग वो चाहते थे एशिया में, स्पेशली भारत के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की तरफ अटैक करना, उन एरियाज़ को अपने एरियाज़ में मिलाना, ठीक है ना। तो मच मोर ऑफ द वर्ल्ड हैड बिकम कनेक्टेड। अब क्या हो रहा था, चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा संसार अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, आप कह दें मैप्स के डेवलपमेंट की वजह से, नेविगेशन टेक्निक्स के वजह से, चूंकि इन सब का एडवांसमेंट हो रहा था, तो इनके एडवांसमेंट की वजह से अब संसार एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा था, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, जिससे लोग जो है वो अब दूर तक यात्राएं करते थे और अब ये दूसरे कल्चर को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते थे और पहले की तुलना में अब ज़्यादा अवेयर होते चले जा रहे थे। क्लियर है? तो इस वजह से ये लोग दूसरे सभ्यताओं के साथ मिलते गए, टकराते गए, और इनके ऊपर किनका फर्क पड़ा आगे जाके, एक्सपेंशंस ऑफ इस्लाम एंड द मंगोल कॉन्क्वेस्ट, इन्हें समझ में आया, ठीक है, कि जो इस्लाम का विस्तार हुआ, उस इस्लाम के विस्तार के दौरान आपने देखा कि मिडिल ईस्ट से हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, है ना, यहाँ से इस्लाम का उदय हुआ, और इसके बाद इस्लाम पूरे आपके बाइजेंटाइन एम्पायर को कवर करता चला गया और अपने पीक पर ये जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड का एरिया है, वो जो चैप्टर आपने पढ़ा था सेंट्रल इस्लामिक लैंड का, उसमें आपको मैंने बताया कि वो जो पूरा क्षेत्र था, है ना, इस्लामिक वर्ल्ड का, वो यूरोप को भी टच करना शुरू करेगा और बहुत प्रॉस्पेरस फ्लोरिशिंग ट्रेडिंग रूट्स को इस्टेब्लिश करेगा। ध्यान रखिएगा, आगे जाके
मंगोल्स ने जब इन क्षेत्रों पर कब्जा किया तो मंगोलों ने शुरुआत में तो पहले चूंकि अब उनको ऑक्यूपाई करना था तो शुरुआत में तो ब्लंडर्स हुए ही, वहाँ पे बहुत बड़ी गलतियां का मतलब ट्रेड रूट्स वगैरह ब्रेक हुए और बहुत बड़े लेवल पर टूट फूट ये हुई है ना, डैमेजेस हुए। लेकिन बाद में उन्होंने इसको करेक्ट किया है ना, क्योंकि अब विस्तार करना था तो विस्तार में युद्ध में ये डिस्ट्रक्शन तो हो गई, लेकिन बाद में उन्होंने इसको करेक्ट किया अपने मिस्टेक्स को और उन्होंने इन सारे एरियाज को रिकंस्ट्रक्ट कराया। और इसके अलावा एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के पूरे हिस्सों को ट्रेड लिंक किया या ट्रेड रूट्स को लिंक किया, ठीक है, या मैं कहूं कि लिंक किया थ्रू द ट्रेड रूट्स, व्यापारिक मार्गों के थ्रू इनको जोड़ा। क्लियर है, जिसकी वजह से राजनीतिक विकास तो हुए ही, साथ साथ क्या हुए, पॉलिटिकल लिंकअप्स हुए और पॉलिटिकल लिंकअप्स के साथ साथ जो है स्कॉलर्स का मूवमेंट यहाँ से वहाँ हुआ, आर्टिस्ट जो वगैरह थे उनके मूवमेंट हुआ, आइडियाज़ और ओपिनियंस का मूवमेंट हुआ और जिनकी वजह से लर्निंग स्किल्स बढ़ी यहाँ पर। ठीक है, तो यूरोपियंस लर्न नॉट जस्ट फ्रॉम द ग्रीक्स एंड रोमन्स, ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि ग्रीक्स और रोमन्स से कुछ सीखा इन्होंने, और ग्रीक्स और रोमन्स कुछ हद तक एडवांस थे। लेकिन इन्हीं के समय जब ग्रीक्स और रोमन्स एडवांस थे, उसी समय समकालीन विश्व में एशिया की सभ्यताएं इनसे भी कहीं ज़्यादा आगे थी। भवन निर्माण की, सैनिटेशन की, ड्रेनेज की जो फैसिलिटीज़ थी वो इनसे भी कहीं ज़्यादा एडवांस थी। मेटलर्जी की या जो मेटल्स को मिलाकर इक्विपमेंट्स बनाने की जो टेक्निक्स थी वो इनसे भी कहीं ज़्यादा एडवांस थी। भवन निर्माण की बात तो आप कर ही सकते हैं, आप हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा तो रोमन से कितना पुराना है ना, तो देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो बने हुए भवन होते थे वो कितने मजबूत होते थे। ठीक है, किस तरह से पक्की ईंटों तक का प्रयोग किया जाता था। तो कुल मिला के आप देख लें कि रोमन्स तो और ग्रीक्स तो बहुत बाद के हैं, उसके पहले ही आपके इवन मेसोपोटामिया के आसपास की जो सिविलाइजेशन है उसकी सिविलाइजेशन की बराबरी करती है हमारी हड़प्पा। तो एशिया के लोग और भी कहीं ज़्यादा जो है वो जब मतलब एडवांस है, और जब आपके ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड का एक्सपांशन हो रहा था, अरबों का एक्सपेंशन हो रहा था इस्लाम के थ्रू, तो ये चाइना गए और चाइना में देखा आपने कि पेपर वगैरह की पद्धति उस समय तक प्रचलित थी, है ना, यानी वो राइटिंग, पेपर वगैरह पे राइटिंग करना, ये सब कुछ जो है, तो ये इस्लाम के लोगों को वहाँ से पता चला। बाद में फिर मंगोल्स वगैरह भी इसको जानेंगे और उस नॉलेज को लेके आएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एशिया के टेक्नोलॉजीज़ फार बेटर थी, और इस पूरे 11th की हिस्ट्री में देखो जो है भी ना, वो है भी यही, मतलब पूरा एसेंस ही यही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको वर्ल्ड के व्यू से यानी यूरोप के व्यू से नहीं देखना है, क्योंकि यूरोप की जो हिस्ट्री है बहुत कुछ वो एशिया से प्रेरित है, इसमें कोई शंका नहीं है। छुपाया गया हो, उसको उतने अच्छे तरीके से बताया ना गया हो, वो बात अलग है। तो चलिए, यूरोपियंस लर्न नॉट जस्ट फ्रॉम द ग्रीक्स एंड रोमन्स, तो यूरोपियंस ने इस दौरान सिर्फ यूनानियों और रोमन्स लोगों से नई तकनीकें, नए स्किल्स ही नहीं सीखे, ठीक है, बल्कि इसमें भारत जैसे देश, ठीक है, अरब देश, ईरान, सेंट्रल एशिया, चाइना जैसे देशों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये वो कर्ज है उनके ऊपर जिसको वो कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, जिसका वो कभी आभार नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जब इतिहास लिखा गया तो आपको भी पता है, अब ये वो समय है जब यूरोप अपने टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा के, जिसे वो मॉडर्न एज कह रहा है, वो समुद्री यात्राओं के दौर में निकलेगा, और इन्हीं समुद्री यात्राओं के दौर में बहुत सारे देशों के कांटेक्ट में आए यूरोपियंस, और कई सारे देशों में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और साम्राज्य का विस्तार करने के साथ साथ कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया। यानी जो कॉलोनियलिज्म है वो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में बढ़ता चला जाएगा, और यूरोप ने इन क्षेत्रों को अपनी कॉलोनी बना दी। तो अब समस्या ये थी कि जब इन क्षेत्रों में, उपनिवेशों में, कॉलोनीज में इन्होंने समझा वहाँ के कल्चर को, यूरोपियंस ने, तो पता तो चला इन्हें कि ये देखो यहाँ का कल्चर एडवांस है, बट अब वो चूंकि कॉलोनी है, अब उनको पूरा क्रेडिट दे देंगे तो फिर उनकी खुद की यूरोपियंस की सुपीरियरिटी तो फिर प्रूफ हो ही नहीं पाएगी, है ना। तो इसलिए ये इस कर्ज को, जो कि एशिया, इंडिया, अराबिक, मतलब एशियन कंट्रीज से, इंडियन, अराबिक और चाइनीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आया है, उसको ये यूरोपियंस कभी मानने को तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि यूरोप को हमेशा इतिहासकारों ने, मतलब जो भी पूरी हिस्ट्री थी यहाँ पे, हिस्टोरियंस ने उसको यूरोप के इतिहास से या यूरोप के सेंटर से देखना शुरू किया। ध्यान रखिएगा, क्लियर है।
तो यही कारण रहा कि ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आज के डेट में यूरोप तक ही घूमते हैं। इन नए परिवर्तनों ने आगे जाकर यूरोप में, ये जब मॉडर्न टाइम आ रहा है तो यूरोप में आगे जाकर वहाँ के समाज को दो भागों में बांट देते हैं, या मैं कहूँ वहाँ का जो सिस्टम है, समाज है, उस समाज में पब्लिक और प्राइवेट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ जो होती है, ये क्या होती थी कि एक जो सोसाइटी, एक जो समाज है, उसमें दो तरीके के जीवन है। पहला है लोगों का एक पब्लिक लाइफ का मतलब हो गया जो है आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड था, गवर्नमेंट अफेयर से रिलेटेड था, ठीक है। और इसके अलावा एक प्राइवेट लाइफ होती थी। तो पब्लिक लाइफ में गवर्नमेंट होगी जो बाकी चीज़ों को, सोशल पॉलिटिकल डायमेंशंस को रेगुलेट करेगी, इकोनॉमिक डायमेंशंस को रेगुलेट करेगी। और एक होता है प्राइवेट लाइफ का मतलब होता था कि आप एक व्यक्तिगत, तो एज एन इंडिविजुअल, या जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है, पर्सनल डोमेन से रिलेटेड होती थी, पर्सनल बिलीफ हो गए, पर्सनल ओपिनियंस हो गए, ठीक है, इवन रिलीजन के बारे में अगर कुछ बातें हो गई तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ से लिंक होती थी, पर्सनल और प्राइवेट, ये दो डायमेंशंस आगे लाइफ के निकल के आए। चलिए, और धीरे धीरे यूरोप में इंडिविजुअलिटी, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी जो है ये प्रिवेल होती गई। सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी क्या है? तो यूरोप में जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे यूरोप के जो छोटे छोटे देश, जो कि आगे जाके क्या थे, पुराने समय में जो रोमन एम्पायर और क्रिश्चियनिटी, यानी रोमन एम्पायर और बाद में लैटिन और क्रिश्चियनिटी के द्वारा यूनाइटेड थे। एक समय रोमन एम्पायर ने ही यूरोप को पूरा यूनाइट किया ना। जो यूरोप का यूनिफिकेशन हुआ वो रोमन एम्पायर के बैनर के तले हुआ, और बाद में एम्पायर को, या मैं कहूँ पूरे यूरोप को, एक क्रिश्चियनिटी था जो बांधे हुए था, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक तरीके से यूरोप में वेस्टर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न यूरोप को पूरी तरीके से आपको एक आइडेंटिटी दे रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर ये आइडेंटिटी ब्रेक होकर इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनने लग गई। यूरोप के छोटे छोटे देश अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को डिफाइन करने लग गए, और इस तरीके से ये जो बाउंड्रीज को डिफाइन किया जा रहा था, उससे उनकी अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी जो है वो क्रिएट होने लग गई, और यूरोप में सेपरेट पॉलिटिकल टेरिटरीज जो बननी है वो शुरू हो गई, और इनकी आइडेंटिटी अब लैंग्वेजेस वगैरह के बेसिस पर होती थी, जैसे ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, ठीक है। तो ये बेसिक जो लैंग्वेज अपनी इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं लैंग्वेजेस के बेसिस पर इनका पुनर्गठन होना शुरू हुआ, और यूरोप एक नए स्वरूप में व्यवस्थित हो गया। कुल मिला के आपका यहाँ पे जो चैप्टर है, चैप्टर 7, वो फिनिश होता है। और चैप्टर 7 में पूरा जो हमने चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन का जो सफ़र है, इसमें पुनर्जागरण से शुरू किया था। पुनर्जागरण में हमने ये शुरू किया था कि कैसे यूरोप, जो कि ये क्लेम कर रहा था कि यूरोप में पहले जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन था वो बहुत ही सभ्य तरीके से था, ट्रू सिविलाइजेशन थी वहाँ पे, धर्म इतना ज़्यादा डीप रूटेड नहीं था। बाद में वो चीज़ धीरे धीरे कुछ कारणों से, सामंतवादी व्यवस्था, रोमन साम्राज्य के पतन के वजह से वो भूलते चले गए, और धीरे धीरे उन्होंने, चूँकि फ्यूडलिज्म सिस्टम रखा, सामंतवादी व्यवस्था रखी, इसलिए समाज क्लोज हो गया। सोसाइटी को आगे डेवलपमेंट के जो है वो डोमेन्स मिले ही नहीं, या मिले भी तो धर्म ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स, कल्चर, ठीक है, मेडिसिन, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, जितने भी डोमेन्स में काम होना चाहिए था उनमें काम हुआ ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, उस व्यापार के बढ़ने के साथ साथ इटालियन स्टेट्स जो है यहाँ पर रिवाइवल हुआ, और रिवाइवल के बाद धीरे धीरे यहाँ पर स्कॉलर्स आए, उन्होंने एक नए तरीके के व्यू को प्रमोट किया जिसे ह्यूमनिस्ट व्यू कहा गया। धीरे धीरे इस ह्यूमनिस्ट व्यू ने सारे सब्जेक्ट्स के डोमेन को टच किया, ज्योग्राफी को, फिज़िक्स को, बायोलॉजी को, ठीक है, और आपके आर्ट्स को, कल्चर को, लिटरेचर को, और हर फील्ड में लॉजिक, रीज़न जो है वो डोमिनेट होने लगा धर्म की बजाय, और इस तरीके से मॉडर्न एज जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। आधुनिक जो है वो समय यूरोप में आया। लेकिन इस पूरे चैप्टर का जो अंतिम भाग है, खात्मा जो होता है, वो इस क्वेश्चन के साथ होता है कि क्या जो जितना भी हमने पढ़ा वो सारा का सारा सच है? क्या यूरोप में वास्तविकता में पुनर्जागरण हुआ, वास्तविकता में रेनेसांस हुआ, और अगर है तो कितना सही, और उसमें ग्रीक और रोमन्स का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो कंक्लूजन निकला कि ग्रीक और रोमन से भी आगे एशियंस थे, और वास्तविकता में यूरोप में जो चेंजेस आए आगे जाके, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इनमें इंडिया,
अरब कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन और चाइनीज़ का बहुत बड़ा हाथ है उनका, उनके लिए इंडेप्टेड होना चाहिए, उनके लिए हमेशा यूरोप को क्या होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अगले वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और उसके बाद के वीडियोस में हम चैप्टर 8 के साथ आपके सामने आएंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।